Welcome to the spellbinding cosmos of Aurum Chain from Aurum Jewels Limited, India's leading chain manufacturer. Thank you. Good morning, everyone. Hello, everyone. Good morning. नमस्कार. तो मैं सैयद जी से पूछ रही थी कि कैसा चल रहा है आप सबका एक्सपीरियंस। आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे? क्या क्या आपने इतने 9 दिनों में, आज 9वां दिन हो जाएगा, 8 दिनों में आपने क्या चीजें अपने अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करी? आपने ये अब तय किया है अपने अंदर कि मैंने ये रोज करना ही करना है। सबसे पहले, मगर पहले आप मेरे को ये बताइए, क्या आपने शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को पॉजिटिव बोलना शुरू किया है? नहीं किया है तो अभी अपने आप को आप देखिए अपने फोन में और अपने आप से एक कोई चीज पॉजिटिव अभी के अभी कहिए। ओके, नासिम कहते रोज करते हैं, वेरी गुड। बाकी अभी के अभी आप अपने आप से कुछ पॉजिटिव बोलिए। और इस 8 दिनों में और क्या चीज आपने अडॉप्ट करनी शुरू करी है? टाइम की बात करी थी, एटिकेट की बात करी थी हमने। क्या आपने एटिकेट में ये देखा कि मैंने क्या कैसे कैसे अपने आप को डील करती थी, मैं उसमें क्या अच्छा करती थी या करता था और मैं उसको कैसे और बेहतरीन कर सकता हूं? ऐसे सोचना शुरू किया? अपने आप से सवाल पूछने शुरू किए? सवाल पूछना अपने आप से बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेंगे। सही जवाब नहीं भी मिलेंगे तो आप सही जवाब की खोज करेंगे, वो बहुत जरूरी है। मैं इन सब सवालों के साथ आपसे ये सवाल पूछती हूँ जो आपसे हमने, सोमा सर ने आपसे कल पूछे थे। ये 3 सवाल थे कि जब आप सुबह उठते हैं, आज के लिए आपको काम दिया था कि सुबह जब उठेंगे तो अपने आप से 3 सवाल, एम्पावरिंग क्वेश्चंस, अपने आप को खुद को ताकत देने वाले क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। तो क्या आपने ये पूछे अपने आप से सवाल? पूछे तो क्या सवाल पूछे, वो लिख के बताएंगे आप मुझे? वॉट आर यू ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ? किस चीज के लिए अपनी जिंदगी में आप शुक्रगुजार हैं? आज आप किस चीज को लेकर खुश होने वाले हैं या खुश हैं? आज किस चीज की आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आज मैंने ये काम करना ही करना है? क्या है ये 3 जवाब आपके? लिखिए और मुझे बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। For my health, life, yes. Spend more time with friends, family, sleep more. I'll be less sensitive to negative emotions. Today I'm playing with my dear friend and niece, nephew, and at the same time giving a lot of peace and excitement in both cases. Very good. फैमिली के लिए शुक्रगुजार हैं। जो लोग आपके लिए कोशिशें करते हैं आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, उनके लिए शुक्रगुजार हैं। वेरी नाइस। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी that allows me to enjoy my life, quality of life, यही हमारी आज का मुद्दा है। हर चीज में पॉजिटिव थॉट्स देखने लगे हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। एंगर बहुत हद तक कंट्रोल किया है और डेली रूटीन चेंज किया है। वेरी गुड। जब तक आप चेंज लाएंगे नहीं, चेंज को अपनाएंगे नहीं, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, हम वहीं खड़े रह जाते हैं। नहीं तो जैसे हमने सुना है ना, कई बार लूप में चीजें चलनी शुरू हो जाती है। एक गाना खत्म होता है, वही गाना वापस शुरू हो जाता है, फिर वही गाना वापस शुरू हो जाता है, हम लूप में चलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अपने आप में चेंज नहीं लाते, अपने रास्ता नहीं बदलते, हम भी उस गाने की तरह, रिकॉर्ड की तरह बार बार बजते रहते हैं। हम जिंदगी काट तो रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होनी शुरू हो जाती है। डेली रूटीन चेंज किया है। वेरी नाइस। ग्रेटफुल फॉर फैमिली है। हैप्पी अबाउट वेकिंग अप विदाउट अलार्म। वेरी नाइस। बॉडी क्लॉक सेट हो गई है सुजान जी आपकी। आज की क्लास एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल देखेंगे। और लिखिए, वेट कर रही हूं मैं। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये पढ़कर कि आप अपने अंदर ये 8 दिनों में बहुत से चेंजेस ला पाए। आप सोचिए, अगर आप 8 दिनों में अपने लिए ये कर सकते हैं तो
रोज करना है आपको। पहले 21 दिन तक रोज करिए, जो आपने नई चीज शुरू करी है 21 दिन तक रोज करिए, उसके बाद उसे 90 दिन तक लेकर जाइए। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के टाइम के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे गाड़ी चलाते हैं, चलना शुरू करते हैं, एक एक कदम सोच सोच कर उठाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, एक एक चीज सोचे करते हैं, अभी टर्न करना है, अभी इंडिकेटर देना है, अभी क्लच दबाना है, एक एक चीज के बारे में सोचते हैं। मगर आज की डेट में, यही आपने शुरू में किया होगा, आज की डेट में शायद बात नहीं करनी चाहिए मोबाइल पे, मगर आप सब कुछ साथ में करते हैं। आपका गियर भी चेंज हो रहा होता है, क्लच भी प्रेस हो रहा है, आप टर्न भी कर रहे हैं और आप इंडिकेटर भी दे रहे हैं, सब कुछ आप साथ में कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी जो आदत है हमारे अंदर बस जाती है, और फिर हम उन चीजों पे ध्यान ना देके और बेटर चीजों पे ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो हमारी आदतें बन गई है जिनसे हम बेटर चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं। और इन सब के दौरान, इन सब के साथ मैं एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगी, सुनने की आदत। अपने अंदर सुनने की आदत एक बनाना बहुत जरूरी है। सुनना हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अगले में कोई अच्छी बात पहचानने के लिए सुनना है। अगर आपने अभी तक इन जो आपके सेशंस हुए हैं उनमें अगर ये वाली कहानी नहीं सुनी, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। अगर रिपीट हो तो प्लीज बेयर विद मी। आप, एक टीचर होता है, बच्चे को 3 खिलौने देता है और बोलते हैं ये तीनों खिलौने एक जैसे हैं, मगर इनमें कुछ फर्क है, क्या तुम मुझे वो फर्क बता सकते हो? बच्चा बहुत सोचता है, देखता है, पहले तो उसे समझ नहीं आता। फिर वो देखता है कि तीनों खिलौनों में कुछ छेद हैं, उनके कान के, एक सबके कान के पास छेद है। बच्चा क्यूरियस हो जाता है, बच्चों की आदत होती है, बच्चों की सबसे अच्छी आदत यही होती है कि वो एज्यूम नहीं करते, कुछ सोच नहीं लेते पहले से ही। उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि जानने के लिए कि ये चीज क्यों है और ऐसी क्यों है। वही जिज्ञासा उस बच्चे के अंदर जागी। वो एक तार लेकर आया जो आराम से मुड़ सकती है। उसने उस तार को पहले खिलौने के कान से अंदर घुसाया, तो देखता है कि वो दूसरे कान से बाहर आ जाती है। अच्छा, दूसरे खिलौने पे जाता है, उसके कान में तार घुसाता है और देखता है कि उसके मुंह से तार बाहर आ गई है। तीसरे खिलौने में जब तार घुसाता है तो देखता है कि वो तार कहीं से बाहर नहीं आ रही, वो अंदर ही है। ये जो तीसरा खिलौना है, आपको ऐसा बनना है जिसके अंदर आप बातें सुन रहे हैं अपने दिमाग में रखने के लिए। पहला खिलौना जो था, हम वो तब बन जाते हैं जब हम लोगों की बात सुन तो रहे हैं, उनको जता रहे हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं, मगर हम अपने दिमाग में उनकी कोई बात नहीं रख रहे। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि हमारे दिमाग में हमारी अपनी परेशानियां या अपनी सोच चलती जा रही है। तो जब हम अगले से बात करेंगे तो हम सिर्फ उनकी बात पर ध्यान देंगे। दूसरा खिलौना, वो जिसके कान से डाला और मुंह से निकला। ऐसा खिलौना हम तब बन जाते हैं जब हम अगले की बात पे ध्यान तो दे रहे हैं, मगर ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि हमें पता लगे हमें क्या बोलना है इसके जवाब में। तो हम फिर अगले की बात को नहीं समझ रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इसकी बात का हमें क्या जवाब देना है, और हमारा ध्यान उस तरफ जा रहा है। तीसरा खिलौना जो मैंने आपको कहा हमें बनना है, वो खिलौना जब हम बनेंगे, हमारे मुंह से बात बाहर नहीं आ रही, हमारे कान से बाहर बात नहीं आ रही, हमारे दिमाग में बात बैठ रही है। हम तब बात सुन रहे हैं अगले की बात को समझने के लिए, कि अगला बोल तो रहा है ये, मगर कहना क्या चाह रहा है। हम वो सुनते हैं जब, तब हम असली मतलब उस बात का समझ पाते हैं, और हमें वो ही बनना है। तो क्या आप मेरे को प्रॉमिस करते हैं कि आप तीसरे वाला टॉय, तीसरे वाला खिलौना बनने की कोशिश करेंगे? उसके लिए आपको अपनी ओवर थिंकिंग, मतलब जब अगला बात कर रहा है तो आपकी सोच बहुत तरफ इधर उधर जा सकती है, आपको उसे रोकना है। क्यों जाती है हमारी सोच इधर उधर? क्योंकि साइंस कहती है कि हमारा मुंह, जब हम बोलते हैं तो हम एक टाइम में 100 से 150 शब्द 1 मिनट में बोल पाते हैं, मगर हमारा जो ये दिमाग है, ये 400 से 500 शब्द 1 मिनट के अंदर सोच सकता है। तो जब 100-150 शब्द हमें सुन रहे हैं, हमारे पास फिर भी 300 शब्द का मार्जिन रह जाता है फालतू सोचने का। तो हमें वो फालतू सोच अपनी बंद करनी है, 300 शब्द फालतू नहीं सोचने, सिर्फ 100-150 शब्दों पर ही अपना ध्यान देना है, अगले के 100-150 शब्द। तो क्या आप मेरे को प्रॉमिस करेंगे चैट में कि अब आप तीसरा खिलौना बनने की कोशिश करेंगे? आपको वही खिलौना बनना है ताकि अगले की सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान दें। सही जी, चेक करें एक बार। या थैंक यू। 200 लोग ज्वाइन कर गए हैं।
नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है उनके इंटरनेट में। नहीं, आलम जी आ गए, आलम जी हैं, हाँ, हाँ पैनल लिस्ट में है। पैनलिस्ट और में। चलिए, हाँ हाँ हाँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपने मुझे बताया कल का आपका काम था, आपने इन सब को पूरा किया है और आपने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। तो आज का हमारा ध्यान होने वाला है एंगर पर, स्ट्रेस पर और पेशेंस पे। क्या मेल है इन तीनों में? आपको मेरे दोनों हाथ नजर आ रहे हैं क्लियर? ओके, तो अगर आपको मेरे हाथ नजर आ रहे हैं, ये है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का लेवल कहाँ पर है। और ये है आपका स्ट्रेस। हम सबको मालूम है जिंदगी जब तक रहेगी तब तक स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, उससे कोई छुटकारा किसी का भी नहीं है। और आपकी जिंदगी का लेवल और स्ट्रेस का लेवल साथ में ही चलते हैं, अगर आप अपने स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल कर पाते हैं तो ये एक तरीके से आपको एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है, आपका वो जुनून बन सकता है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके लाइफ के लेवल को सतर्क रख सकता है, मेंटेन कर सकता है, एक बैलेंस रख सकता है दोनों के बीच में। लेकिन अगर आपका ये जो स्ट्रेस है, आपका ये स्ट्रेस के लेवल को आप कंट्रोल नहीं कर पाते और ये बढ़ता जाता है इतना कि आपका गुस्सा बनना शुरू हो जाता है, तो आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, गुस्सा आपका बढ़ता जा रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ये नुकसान देगा। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने पेशेंस के साथ, अपने सब्र के साथ, अपनी सहनशीलता के साथ, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपकी जो लाइफ, जिंदगी का जो लेवल है, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरा ये वाला जो हाथ है जो आपकी जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वहीं का वहीं था। मैंने इसको ऊपर नीचे नहीं किया, ये यही था। ऊपर नीचे हुआ सिर्फ आपका स्ट्रेस लेवल। जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपका गुस्सा बढ़ गया और आपकी जिंदगी की क्वालिटी जो है, जिंदगी का जो लेवल है, वो अपने आप आपको कम लगना शुरू हो गया। वो अब गिरी नहीं, आपका जिंदगी का लेवल कम नहीं हुआ, वो वहीं की वहीं रही, मगर आपको कम लगना शुरू हो गया क्योंकि आपका गुस्सा बढ़ता गया, आप अपने गुस्से को के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए। मगर जब आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, अपने अंदर सब्रता बढ़ाते हैं, सहनशीलता बढ़ाते हैं, तो आपका यही हाथ जो वहीं है, वो अपने आप आपको अच्छा दिखना लगना शुरू हो जाता है। तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं कुछ करेंगे। आपको अपने एंगर को ऊपर लेकर जाना और अपनी जिंदगी को खुद अपनी नजर में गिराना है, या अपने अंदर सहनशीलता बढ़ाकर खुद अपनी नजर में अपनी जिंदगी की क्वालिटी उठानी है, ये आपके हाथ में है। तो बताइए कि आपको क्या लगता है, जितना गुस्सा आज है, क्या 10-15 साल भी उतना ही गुस्सा था या आज बढ़ गया है? चैट में लिखना पसंद करेंगे? बढ़ गया है, आज ज्यादा हो गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, कम हो गया है, ओके। आज जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, क्या यही स्ट्रेस लेवल्स आज से बहुत साल पहले थे या आज के स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा हैं? बताइए चैट में, आज के स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा हैं। तो इसका मतलब फिर वही हुआ कि हमारी एंगर और हमारा स्ट्रेस साथ में ही बढ़ता आ रहा है पिछले 10-15 सालों से। तो फिर ये जो स्ट्रेस लेवल है 10-15 साल से पीछे से बढ़ते आ रहे हैं, एंगर बढ़ता आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये आपका हेरिडिटरी इशू है? क्या स्ट्रेस आपका हेरिडिटरी इशू हो सकता है कि आपके दादा परदादा को जो स्ट्रेस था उन्होंने जायदाद में आप सबको दिया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैसे हो सकता है? उनका आज हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग अगर कहते हैं कि आप तुम जबरदस्ती का टेंशन लेते हो, हमने भी तो ये जिंदगी जी है, हमने तो नहीं होता था ये सब, तो आप शायद उनको यही जवाब देते होंगे कि आपका टाइम अलग था, आपके जमाने की टेंशन अलग थी, अलग थे, हमारा अलग जमाना है, आज की टेंशन ही अलग है, आपको नहीं मालूम, आप नहीं समझेंगे। तो इसका मतलब वो हमें ये स्ट्रेस जायदाद में नहीं दिया, हमने खुद बनाया है। तो अगर जायदाद में स्ट्रेस नहीं आया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगर हमें स्ट्रेस में मिला है? अरे गुस्सा तो खानदानी है हमारा, हमारे दादा परदादा का गुस्सा इतना माना हुआ है, तो हमारा कैसे कम हो सकता है? सुना है आपने अक्सर ये कहते हुए? सुना है आपने किसी को ये कहते हुए कि गुस्सा तो खानदानी है हमारे घर में, बाप परदादा को था तो हमें कैसे नहीं होगा, उन्होंने कभी कोई नाजायजगी नहीं बर्दाश्त करी तो हम कैसे बर्दाश्त कर लें?
लेकिन अगर स्ट्रेस वो नहीं आपको जायदाद में दे सकते तो एंगर वो आपको जायदाद में कैसे दे सकते हैं? उनका गुस्सा उनका था, आपका गुस्सा आपका है। और अगर आप अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे तो आपके आगे की जनरेशंस का क्या होगा, ये आपके हाथ में है। चलिए एक पुरानी बात याद करते हैं। आपको याद है हमने हाथ ऊपर किया था, अपनी उंगली को घुमाया था? आज फिर से करते हैं। मैं आपको देख नहीं पाऊंगी, आपने अपने आप को ट्रू रहना है और मेरे को देखना है और मुझे सुनना है। जैसा मैं करती हूं वैसा आपने करना है और आपने अपने आप को ट्रू रहना है। तो चलिए हाथ ऊपर करिए और उंगल घुमाना शुरू करिए। अपनी उंगली घुमाइए, घुमाइए, तेज घुमाइए, तेज घुमाइए, तेज घुमाइए, रोक दीजिए। अब वापस से घुमाइए, तेज और तेज और तेज। अब हाथ ऊपर लेकर जाइए, उंगली घुमाते रहिए, हाथ ऊपर लेकर जाइए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, रुक जाइए। अब उल्टा करिए, उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, तेज घुमाइए, तेज 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 तेज, बिल्कुल तेज, स्लो नहीं रखना। तेज घुमाइए, नीचे लेकर आइए कान के पास, कान के पास तेज घुमाते रहिए, घुमाइए घुमाइए घुमाइए, जल्दी से इसे अपने गाल पे रखिए। गाल पे रखा आपने कि नाक पे रखा आपने कि चिन पे रखा आपने? कहां पर रखा आपने? अगर आपने फिर वही किया जो मैंने किया तो यही होता है, नोज पे रखा, थैंक यू, और जबकि मैंने गाल कहा था। यही होता है, हम वही करते हैं, वही सीखते हैं जो हम देखते हैं। तो हेरिडिटरी नहीं हो सकता। हमने अपने बाप परदादाओं को, अपने बड़ों को गुस्सा करते हुए देखा, हमें लगा शायद यही तरीका सही है और हमने वही किया, वही हमारे आगे की जनरेशंस करेंगी। जो आपको देखेंगी वही आपसे सीखेंगी। तो अपने एंगर को हेरिडिटरी का नाम मत दीजिए, इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में, आप ही करिए। मान लीजिए आप एक ट्रेन पकड़ी, आपने ट्रेन पर चढ़े, आप बैठे हैं, वहां पर भरी हुई है ट्रेन। थोड़ी देर में आप देखते हैं कि अगले स्टेशन से एक आदमी ट्रेन पर आता है जिसके साथ में उसके 3 बच्चे हैं। उसको खिड़की के साथ एक सीट खाली दिखती है, वहां जाके बैठ जाता है और खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है। बच्चे ट्रेन के डब्बे में भाग रहे हैं, इधर उधर चीजें एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, भागते हुए लोगों से टकरा भी रहे हैं, आपसे भी टकराते हैं। एक दो तो बार आपके ऊपर गिर भी गए, आपने उनको गिरते गिरते बचाया भी। मगर पहले जो आपको लगा कि शायद अभी इनका बाप इन्हें कुछ बोलेगा और ये चुप हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ और जब आपने देखा कि बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहा उनका बाप उन्हें, तो आपने उनको बोला, भाई साहब आप बच्चों को कुछ बोलते क्यों नहीं? आपके बच्चे हैं, इनको संभालिए, थोड़ा संभालना चाहिए आपको, देखिए कितना गंद मचा रहे हैं, कितना शोर मचा रहे हैं। वो बाप आपकी तरफ देखता है और कहता है कि आप तो शायद सही कह रहे हैं, इन बच्चों को मुझे संभालना ही पड़ेगा। दरअसल हम अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां इनकी माँ गुजर गई, इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें और शायद मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। क्या आप अभी भी गुस्सा होंगे उस आदमी पर? क्या अभी भी आपका गुस्सा वहीं का वहीं रहेगा जहां था? मगर आपको गुस्सा आया पहले, क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये ऐसा ही होगा, इसको ऐसा ही करना चाहिए। आपने उसकी तरफ एक जजमेंट पास कर दी कि जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा ही होना चाहिए। आपने उसके नजरिए को नहीं देखा। मगर जब उसने आपको अपनी बात बताई तो आपका नजरिया उसकी तरफ बदल गया। तो ये हम किसी, हो सकता है हमें कभी कोई ना बताए बात, अगर वो नहीं बताता तो नजरिया नहीं बदलता, तो हमारे नजरिए के हम जिम्मेवार हैं। अगले की तरफ नजरिया हमें अपना खुद बदलना है, खुद कोशिश करनी चाहिए, देखने की कोई वजह होगी, नहीं तो क्यों वो ऐसे करना चाहेगा। ये जो 10% हमारी जिंदगी में जो हमारे आसपास होता है, इसी से हमारी पूरी जिंदगी चलती है। और 90% जो हमारी जिंदगी चलती है वो हम डिसाइड करते हैं अपने रिएक्शन से। कैसे डिसाइड करते हैं अपने रिएक्शन से? आपको याद है हमने गोलों की बात करी थी। हमारे गोले के अंदर क्या है वो हमारा 90% है, हमारे हाथ में सिर्फ वो ही है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो 10% चीजें हमारे गोले के बाहर हैं और उनपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे वश में है वो 90% हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसको हम प्रभावित करके अपने हित में बदल सकते हैं। जो 10% गोले के बाहर है वो हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल से बाहर है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसके ऊपर अगर हम ध्यान ज्यादा देंगे, अपने 90% से ज्यादा ध्यान हम अपने 10% पे देंगे, तो हम अपनी जिंदगी को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो 10% हमारे गोले के बाहर है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
मान लीजिए आप एक मॉल में गए हैं, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, अपनी फैमिली को लिया, आपने कहा चलो आज मॉल घूम के आते हैं, अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने का प्रोग्राम बनाया। पार्किंग में गए आप, आपको जगह खाली दिखी, आपने कहा वो जगह खाली दिख रही है और तो सब भरा हुआ लग रहा है, वहीं चलते हैं, गाड़ी पार्क कर देते हैं। आप वहां पहुंचते हैं और जैसे ही आप गाड़ी पार्क करने लगते हैं, आप देखते हैं वहां पे एक गाय बैठी हुई है। क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं आप? गाय है, उसका दिल किया, आकर बैठ गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से गाड़ी चलते चलते रास्ते में अगर बंद हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। आप एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच गए हैं, मगर आगे से फ्लाइट टाइम पर नहीं आई है जो आपने लेनी है, जिसकी वजह से अब आपका रूटीन लेट हो जाएगा, आप लेट पहुंचेंगे, आपका पूरा शेड्यूल लेट हो जाएगा, मगर आप कुछ नहीं कर सकते, फ्लाइट लेट आई है। आप गाड़ी चला रहे हैं रास्ते में और रास्ते में कोई और आपकी गाड़ी का रास्ता काट के आगे निकल जाता है, आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इस 10% पे, ये सब हमारे 10% में हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जो 90% जिसमें हम कर सकते हैं, वो सारी हमारी जिंदगी की क्वालिटी को तय करता है। कैसे? आपके रिएक्शन से। अब आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि वो गाय वहां बैठी हुई है? वो 10% आपके वश में नहीं था, आपको ये बात समझ में आई, आपने शायद वहां पे हंसते हंसते ये बोल दिया, लगता है आज गाय भी अपनी फैमिली को लेकर मॉल घूमने आई है, या आज गाय भी अपने दोस्तों को लेके मॉल घूमने आई है, शायद इंतजार कर रही है सबका आने का। हंसते हंसते हंसी मजाक के माहौल में आप आगे बढ़ जाएंगे पार्किंग देखते हुए। अब मान लीजिए, स्टोरी थोड़ी दूसरी एंगल से देखते हैं। मान लीजिए आप अंदर पार्किंग में पहुंचे, गाड़ी की जगह आपको खाली दिखी, आप वहां तक पहुंचे और गाड़ी अपनी पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर में कोई और आके अपनी गाड़ी वहां पे लगा देता है। अब आप क्या करेंगे? क्या अभी भी आप हंसते हंसते कहेंगे अरे यार चली गई जगह, चलो आगे देखते हैं? क्या आप ये करेंगे? या आप वहीं गाड़ी अपनी रोक के बीच में उतरेंगे और उससे लड़ने जाएंगे? तुम्हें दिख नहीं रहा था, मैं पहले आया था, मैं लगाने लगा था यहाँ पे गाड़ी, हटाओ अपनी गाड़ी, मुझे लगानी है। शायद बहसबाजी होगी, थोड़ी देर ऊंचा बोलना चालना होगा, उसके बाद शायद गाड़ी गुस्से में लेके निकल जाएंगे। जब आपकी फैमिली या आपके दोस्त आपको बोलेंगे चलना कहीं और देखते हैं, छोड़, तो आप शायद लेके निकल जाएंगे। शायद नहीं, शायद ये रोड रेज भी बन जाएगा, शायद गुस्सा इतना ज्यादा हो जाएगा कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा और हाथापाई पे आ जाएगा, मारपीट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो हमने उस गुस्से को आगे बढ़ाते गए अपने रिएक्शन से। दोनों सिचुएशन में हमारा ही रिएक्शन था, जगह और सिचुएशन वही थी। तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आप बातचीत में 3 एंगल होंगे। पहला एंगल होंगे आप खुद उस बातचीत में, दूसरा एंगल होगा लोग या जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, और तीसरा होगा परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में आप उनसे बात कर रहे हैं। लोगों पर क्या वश है आपका? आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप उन्हें अपने हिसाब से चला सकते हैं? नहीं। वो लोग 10% में आते हैं, आपके गोले के बाहर हैं। परिस्थितियां, क्या आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं? आज हम सब इस परिस्थिति के शिकार हैं, सब अपने अपने घरों में हम बैठे हैं। क्या हम इस परिस्थिति को बदल सकते हैं? हम परिस्थिति को नहीं बदल पा रहे, हम अपने आप को बदल रहे हैं, अपने तरीकों को बदल रहे हैं। परिस्थिति को नहीं बदल सकते, परिस्थितियां भी 10% में आती हैं। 90% में आते हैं हम खुद अपने आप को बदल सकते हैं और उसी से हमारा रिएक्शन बदलता है। आप रेड लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लोगों के हाथ की कठपुतली आप खुद मत बनिए। अगर आप लोगों को वश में नहीं कर सकते तो आप किसी के वश में क्यों आ रहे हैं? आप कठपुतली मत बनिए और अपने अपने रिएक्शन को, अपने बर्ताव को, आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, वो आप खुद अपना रवैया बदलिए। मान लीजिए एक कहानी देखते हैं, सुबह सुबह का सीन देखते हैं किसी के घर में, जहाँ पे हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है, स्कूल जाना है। हस्बैंड तैयार होकर अपना शर्ट शूट अच्छे से पहनकर आवाज लगा के अपनी बीवी को कि खाना तैयार कर दो, नाश्ता तैयार करो, मेरे को निकलना है। नीचे टेबल पर आकर बैठते हैं और बीवी खाना रखती है, खाना रख के खुद तैयार होने चली जाती है क्योंकि उसने भी काम पर जाना है। तो हस्बैंड बैठे हैं टेबल पे, खाना खा रहे हैं, साथ में उनकी बेटी बैठी है, वो भी अपना नाश्ता कर रही है, कॉफी का कप पड़ा है साथ में, खाना खाते खाते नाश्ता करते बातचीत हो रही है। बच्ची थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसका हाथ कॉफी के कप पे लगता है और उसके बाप की शर्ट पे गिर जाता है। अब कॉफी गिर गई ऑफिस के कपड़ों पर, बुकलाना तो जायज है, गुस्सा आना जायज है,
अब कितना लंबा काम हो गया, कपड़े सारे बदलो, वापस से जाओ, बदलो, वापस से तैयार हो, जो अभी तक टाइम बिताया वो सब बर्बाद हुआ, आगे का टाइम और बर्बाद होगा, लेट भी हो सकता हूँ। और ऑफिस में तो क्लाइंट के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, टाइम दिया हुआ है क्लाइंट को, तो टाइम पे भी पहुंचना है। तो बुकलाया, गुस्सा किया, बच्चे को बहुत डांटा डपटा, बच्चा भी रोना शुरू हो गया, बीवी भी भागती हुई आई, क्या हो गया? जब बीवी भागती हुई आई, बच्चे के ऊपर तो गुस्सा निकल गया, अब निकला बीवी के ऊपर भी। तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, बच्चा टेबल पे बैठा है, तुमने कॉफी का कप साथ में रख दिया, देखना चाहिए क्या है, बच्चे का हाथ लग सकता है, देखो मेरे कपड़ों को क्या हो गया। ये नॉर्मल सीन चल रहा है, ऐसा ही होता है। अब गया, इसी बौखलाहट में कपड़े बदलने चला गया, तैयार होके वापस नीचे आया, देखा बच्ची अभी भी रो रही है और बच्ची की स्कूल की बस निकल गई है। अब वापस से बीवी के ऊपर, तुम देख नहीं सकती बच्ची को, बीवी वापस से, तुम भी तो देख सकते हो, मुझे भी तो काम पर जाना है, मैं भी तो लेट हो रही हूँ, चलो अब तो बस निकल गई, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, और गाड़ी तो सिर्फ पतिदेव के पास है, तो बीवी कैसे छोड़ेंगी? तो ठीक है, अब उनको स्कूल भी लेकर जाना है, बच्ची को लेकर स्कूल जाते हैं छोड़ने के लिए, बच्ची को स्कूल छोड़ते हैं और अब लेट हो रहे हैं। तो वापस गाड़ी तेज चलाते हैं कि अब मैं थोड़ी स्पीड पकड़ लेता हूँ, तेजी से चलाता हूँ ताकि जल्दी से ऑफिस पहुंच जाऊँ, क्लाइंट आने वाला होगा, यहाँ आ चुका होगा। तेज गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट सिग्नल आता है, कोई बात नहीं, खाली है, जंप कर लेते हैं, आगे पुलिस आपको रोक लेती है। पुलिस ने रोक लिया हो उस इंसान को, और अब टाइम बर्बाद हुआ पुलिस के साथ, और टाइम बर्बाद हुआ, पैसा भी साथ में बर्बाद हुआ, क्योंकि पेनल्टी भी भरनी पड़ी। चलो जाने दो, अभी बाद में सोचेंगे, अभी तो ऑफिस पहुंचो, फटाफट से ऑफिस पहुंचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, ऊपर भागते हुए जाते हैं, वैसे ही सांस चढ़ी हुई है, हाफ रहे हैं, आगे जाके देखते हैं क्लाइंट बैठे हुए हैं सामने। अब क्लाइंट को सॉरी सॉरी करके कहते चलिए चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग जैसे ही शुरू करते हैं, क्लाइंट बोलते चलिए आप मुझे समझाइए, आपने मुझे वो जरूरी कागज दिखाने थे जिसकी वजह से हमारी डील फाइनल होनी थी, आप रियलाइज करते हैं आप अपनी फाइल तो घर पे ही भूल गए, फाइल लेकर ही आना वो भूल गया, और वहां पे सारी बात आगे बढ़ नहीं पाती है, एक के बाद एक बात खराब होती जाती है। क्लाइंट बोलता है चलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए इस बारे में सोचने के लिए, आज दिमाग बनाकर तो आया था मगर अभी लग रहा है थोड़ा सा एक बार और सोच लूं तो बेहतर रहेगा। हो सकता है ऐसा? तो ये क्लाइंट हुआ कि हम हुए? खराब हुआ, वो डील टूट गई, या ऐसी उम्मीद हुई कि शायद ये नहीं बात बनेगी, अब वो सारा मौका खराब हो गया, दिन भर सारा दिन ऑफिस में भी ऐसे ही दिन गया, कभी किसी पर चीखे, कभी किसी पे चिल्लाए, शायद अपना खुद का काम भी ढंग से नहीं किया, दिन खत्म हुआ, घर आए, और घर आके क्योंकि दिन ठीक नहीं गया था, वापस से बीवी और बच्चे पर शुरू हो गए। ये हो गई हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस एक दिन की, और ऐसे कई हमारी जिंदगी में दिन आते हैं। तो क्या, किस वजह से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हुई, किस वजह से वो सारे दिन की गड़बड़ हुई? क्या कॉफी ने वो गड़बड़ करी? वो कॉफी आई क्यों वहां पर? घर पे कॉफी ना होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ये भी हो सकता है। दुकान पे ही नहीं होती तो खरीद के घर पे ही नहीं लाते। यहाँ बेटी की वजह से हुआ, वो अपने आप को संभाल लेती, थोड़ा देख लेती, बच्ची है मगर जरूरी है बच्ची की तरह एक्ट करना, हाथ पांव संभाल कर एक जगह नहीं बैठ सकती। या उस पुलिस वाले की वजह से हुआ जो एक जगह छुपकर बैठा हुआ था इस ताड़ में कि कोई सिग्नल जंप करे आए और मैं उसे पकड़ूं। या आपकी वजह से हुआ? डी, एब्सोल्युटली ये आपकी वजह से हुआ, ये आपके खुद की वजह से हुआ, ये उस आदमी की वजह से हुआ जिसने सुबह से अपना दिन उस हिसाब से शुरू किया। कैसे शुरू कर सकता था वो कि कुछ अलग दिखता? अब ये सीन देखते हैं, वापस से रिवाइंड करते हैं, वापस चलते हैं सुबह के टाइम पर। बीवी ने नाश्ता कॉफी सब टेबल पे रखकर अपना तैयार होने चली गई है, और बेटी के साथ बैठा बाप टेबल पे नाश्ता कर रहा है, मान लीजिए आप वो आप हैं। अब बेटी का हाथ लगा, कॉफी गिरी, और कॉफी गिरी और आपके ऊपर आके गिरी, और अब आप बोलते हैं अरे अरे बेटा थोड़ा ध्यान से, बेटे थोड़ा कॉफी वगैरह पड़ा होता है, खाना पीना पड़ा होता है, थोड़ा ध्यान रखा करो, आगे से ध्यान रखना, कोई बात नहीं अभी हो गया। मगर पहले मुझे ये तो आपको तो नहीं लगी, गर्म थी कॉफी, आपके हाथ पे तो नहीं आके गिरी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उसके बाद ऊपर जाता है, कपड़े बदल के आता है, बच्ची अपने काम में लगी रहती है, अपना स्कूल जाने की तैयारी में, बीवी अपना शांति से तैयार हो रही है, आप ऊपर जाते हैं, अपना कपड़ा बदलते हैं और नीचे आते हैं, बेटी को बस पे चढ़ाते हैं और अपने ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। क्या फर्क रहा दोनों में? क्या आपने देखा दोनों में क्या फर्क रहा? तो ये सारा जो कहानी थी, वो सारी कहानी सिर्फ आपके रिएक्शन के ऊपर आपका दिन को दोनों तरीकों से दिखाई। या आपका दिन अच्छा बीता, या आपका दिन शांति से बीता, या आपका दिन हड़बड़ाहट में बीता, सारा दिन गुस्से में बीता, खुद को भी किया दूसरों को भी किया। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिएक्शन पर। आपने जब वो चीज हुई तो उसकी तरफ उस चीज को कैसे अपनाया,
और उसमें कैसे अपने आप को पेश किया, ये सब आपके ऊपर है। ये जो हैप्पीनेस है हमारी, हैप्पीनेस सेट पॉइंट है जो हमारा, ये हमारा 50% हम लोग कहते हैं हमें जायदाद में मिलना है, यही कहते हैं हम सब। मैंने शुरू में यही बात आपसे कही, हमारे बाप दादा सबको गुस्सा आता है, हमें नहीं आएगा क्या? बिल्कुल सही है, किसी गलत बात पे तो ना आ रहे, सही बात है, सही बात पे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा। मगर हमने शायद उस चीज को, उनकी आदतों को अपनी आदत बना लिया। और जब हम अगले की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, हम दूसरे की जिंदगी जीते हैं, अपनी नहीं जी रहे हैं। आपने अपनी आदत को, अपने जीन्स को आपके अंदर बदलने की शक्ति है अगर आप अपनी आदतों को बदल लें। तो अगर हम इस आदमी की बात करें जिसे कॉफी मिली, या तो उसकी आदत चीखने चिल्लाने की बना लें आप आदत, और जैसा दिन बीता पहले वैसा बीत सकता है, या आप अपनी उस आदत को बदल लें। अपनी उस आदत को बदल के ये कहें कि कोई बात नहीं, मैं शांति से ही पेश आऊंगा, और आप 5 मिनट जल्दी पहुंचकर सब कुछ कंट्रोल में कर लें, या वो आदत को अपना लें। आपके हाथ में है, आदत अपनाना आपके हाथ में। अगर वो आप सही आदत अपना लेते हैं तो आपके बाप दादा को भी जो गुस्सा आया, जो उन्होंने आपको जायदाद में दिया, वो आप गुस्सा वहीं पर छोड़ के अपने आगे की जो पुश्तें आने वाली हैं उनको आप सही जीन्स देते हैं आदत की वजह से। क्या आपको जो जायदाद में मिला या नहीं मिला, क्या आप वहीं पर रहे? नहीं मिला तो क्या आपने अपने आप बनाने के लिए अपने लिए कोशिश नहीं करी? और मिला तो क्या उसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, बेहतरी के लिए? तो जब आपने वो दोनों टाइम पर किया तो अब क्यों नहीं करेंगे? एंगर, 1 सेकंड ऑफ एंगर कैन डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ, एब्सोल्युटली। इसी बात में मुझे एक और छोटी सी कहानी याद आई। एक बाप होता है, बहुत अच्छा कंपनी में काम करता है, बहुत उसने पैसा रुतबा सब कमाया होता है, मगर आगे जाते 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 वो शायद अपने इमोशंस पे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता है, और उसकी आदतें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, वो बहता चला जाता है, आदतें बिगड़ती जाती हैं। उसकी बीवी है, 2 बेटे हैं, मगर उसकी आदतें सुधर नहीं रही हैं, वो बिगड़ती जाती हैं, इतनी बिगड़ती जाती हैं कि उसे गलत आदतें पड़ जाती हैं, गलत आदतों का शिकार हो जाता है, और इतना डूब जाता है उनमें कि उसे बाहर खींच के लाना मुश्किल हो जाता है। बीवी के ऊपर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत मुश्किल से दोनों बच्चों को बड़ा करती है। एक बेटा जो होता है वो वापस बाप की आदतों को अपना चुका होता है और वैसे ही गलत आदतों का शिकार बन चुका होता है, और दूसरा बेटा जो है वो उन सब गलत आदतों से बहुत दूर होके बिल्कुल उल्टा है और बहुत ही सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़ चुका है। तो उससे लोग, पहले वाले जो भाई जो बेटा है उससे पूछते हैं आके कि तुम ऐसे क्यों बन गए हो, ऐसे क्यों हो, तुम अपनी जिंदगी का कुछ करा क्यों नहीं तुमने, ऐसे क्यों हो? कि तो मेरी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी बाप की वजह से है, जैसा वो था मैं वैसा ही, मेरे को वही सही लगा और मैंने वही किया। मैं अपनी बाप, जो मैं आज हूं मैं अपनी बाप की वजह से हूँ। वही लोग दूसरे बेटे से वही सवाल करते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, और वो कहता है सब मेरी बाप की वजह से, आज मैं जो हूं मेरे बाप की वजह से हूँ। दोनों में अलग। वो पहला बेटा वो बन गया जो उसका बाप था, उसने वही गलत आदतें, हैबिट्स अपना ली। दूसरे बेटे ने उन आदतों को समझा कि गलत हैं और उन्हीं आदतों से दूर रहकर उनकी ऑपोजिट अच्छी आदतें अपना ली और अपने जीन्स को बदल दिया। तो जीन्स ये वाले आपके हाथ में हैं। अपने जीन्स जो आदतें हैं ये आप इनको बदलिए। जो जीन्स आपके हाथ में नहीं है वो हमारे रूप और रंग है, उनके बारे में वो 10% में आते हैं, उसके बारे में सोच के परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। जो हमारे बस में है उनके ऊपर ध्यान देते हैं। 10% जैसे मैंने आपको बताया, हमारी परिस्थितियों पे ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। 90% हैप्पीनेस जो आपको मिलती है वो आपकी ये 40% और ये 50% कंबाइन करके, ये दोनों मिला के आपकी जिंदगी में खुशी का राज बन जाते हैं। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस अपनी डिसाइड करते हुए आपको क्या लगता है, क्या आप विक्टिम हैं, शिकार हैं, या आप विक्टर हैं, विजेता हैं? आपका थर्मामीटर खुशी का ऊपर और नीचे कैसे चलता है? मान लीजिए लॉटरी है, लॉटरी निकली तो बहुत खुश हो गए, लॉटरी नहीं निकली तो बहुत उदास हो गए, वो लॉटरी के पैसे भी बर्बाद हो गए, उस सोच में पड़ गए। तो आपकी खुशी, इसका मतलब उस लॉटरी जीतने की परिस्थिति के हाथ में है। परिस्थितियां अच्छी हुई तो आप खुश होंगे, परिस्थितियां अच्छी नहीं हुई तो आप खुश नहीं होंगे। किसी ने आपसे अच्छा बर्ताव किया तो आप खुश हो जाएंगे, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, गुस्सा कर दिया, डांट दिया तो आप उदास हो जाएंगे, आपकी सारी खुशी ही खत्म हो जाएगी। क्या होता है आपके साथ? क्या मानते हैं आप अपने आप को, विक्टिम या वेक्टर? विक्टिम यानी कि शिकार, विक्टर मानी कि विजेता। तो चलिए देखते हैं कैसे पता करें कि आप
विक्टिम माइंडसेट के हैं कि नहीं। मान लीजिए सीढ़ी पर आप चल रहे हैं मॉल की, जो अपने आप चलती है, एलिवेटर जिसे हम कहते हैं, एस्केलेटर कहते हैं, अपने आप बढ़ रही है, आप उस पर खड़े हो गए हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़कर जा रही है, बीच में ही सीढ़ी एकदम से बंद हो जाती है, क्या करेंगे आप? मुझे चैट में बताइए। सीढ़ी बंद हो गई है बीच में, आप क्या करेंगे? सीढ़ी चलते चलते बीच में बंद हो गई है, आप क्या करेंगे? मुझे लिखकर बताइए। पैदल चल पड़ेंगे, बाकी का रास्ता ऊपर खुद चलकर करेंगे, बिल्कुल, या आप वहीं खड़े हो जाएंगे। ये एक मैंने वीडियो का यहाँ पर लिंक दिया है, बाद में आप देखिएगा जरूर इस लिंक को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपने लेना चाहें तो। यहाँ पर ये जनाब जो सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ये रुक गए हैं, वहीं पे खड़े रह गए हैं और ये कह रहे हैं मैं क्या करूं, सीढ़ी तो बंद हो गई है, क्या होगा, मैं ऊपर कैसे पहुंचूं? अब सीढ़ी चढ़ेगी तो मैं ऊपर पहुंचूंगा ना, अब मैं देखो लेट हो जाऊंगा। कैसे हैं ये मॉल वाले लोग, मेंटेनेंस वाले लोग, कितना कितना पैसा सबसे लेते हैं, इतना बड़ा आलीशान मॉल खड़ा किया हुआ है, ये नहीं इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें कि लोगों ने 10 बार आना जाना है, अब मेरा काम कैसे टाइम पर होगा? कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, ये देश ही ऐसा है, ये लोगों का दिमाग ही ऐसा है। अब आपने विक्टिम माइंडसेट अपना लिया है, एक वो अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मैं हर चीज का शिकार हूं। आप ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं, अगले पर जिम्मेवारी डाल दी आपने कि ये मॉल वालों की वजह से हुआ है। अगलों को शर्मिंदा करना चाहते हैं, अपने आप को खुद शर्मिंदा करते हैं। इन लोगों को अपना काम ढंग से करना नहीं आता, आपने शर्मिंदा अगले को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया, या आपने शिकायतें करनी शुरू कर दी। यहाँ पे लोगों का दिमाग ही ठीक नहीं चलता, ये देश ही ऐसा है, यहाँ पे कुछ सोच ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते, अब आपने शिकायत करनी शुरू कर दी है। अगर ये तीनों चीजों में से कुछ भी काम आप करते हैं तो आपका दिमाग विक्टिम वाला है, आप अपने आप को शिकारी समझते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो लोग ही नहीं अपना काम ठीक से करते हैं। आप अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेवारी आप अगले पर डाल रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है, कि आप भी तो ऊपर पैदल चलकर जा सकते हैं, मगर मैं वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। अगर आपने यहाँ पे ये लगाया जिम्मेवारी आपकी है कि मैं ऊपर पहुंचूं, ये हो गया विक्टिम माइंडसेट। ये देखिएगा आप वीडियो बाद में, जो मैंने आपको लिंक दिखाया है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे इन सिचुएशंस में? हाउ डू यू रिएक्ट इफ समवन कट्स यू ऑफ इन द ट्रैफिक? आप चल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं अपनी रास्ते में, और एकदम से कोई आपको साइड से आके निकल जाता है, क्या करेंगे आप? आपको एक दिन पता लगता है, आपसे कहा जाता है कि आपकी नौकरी नहीं रही, क्या रिएक्शन होगा आपका? फ्लाइट या ट्रेन जो आपने पकड़नी थी वो लेट हो गई है, क्या इसकी वजह से आपका दिन खराब होगा? 1 मिनट लीजिए, इन तीनों का सवाल सोच कर लिखिए, ये मत सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप, अभी तक क्या करते आए हैं आप, वो लिखिए। ओके, नसीम जी कहते हैं कि वो कहेंगे जो हुआ अच्छा ही हुआ। ओके, विक्टर माइंडसेट, बात करते हैं अभी विक्टर माइंडसेट की। विक्टिम माइंडसेट की तो हमने बात करी कि अपने आप के अंदर अपने आप को हर चीज का शिकार समझना, कि मैं परिस्थितियों का शिकार हूं, मैं लोगों का शिकार हूं, मैं लोगों को बोल नहीं पाता, या लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, अपने आप को शिकार के रूप में देखना। या है विक्टर माइंडसेट, अपने आप को विजेता की तरह देखना। 1 मिनट, थोड़ा एंगर फील होगा, डिप्रेशन भी फील होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप अभी भी अपने आप को शिकार समझ रहे हैं हालातों का, परिस्थितियों का, दूसरे लोगों के डिसीजंस का, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगले ने सोच लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आइए अब विक्टर माइंडसेट की बात कर सकते हैं, जब आप अपने आप को विजेता। एक बार एक एयर क्रैश हो गया, एयर क्रैश में 80% लोग बच गए, मगर उनको बहुत गंभीर और गहरी चोटें आई, शरीर जला भी कई जगहों से, और 80% वो जो लोग थे उन सबको एक ही अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां क्रैश हुआ उसके पास ही। पूरा हॉस्पिटल उन लोगों से भरा हुआ था, हर तरफ रोना पिटना और ये सब आवाजें आ रही थी, कराने की आवाजें, दर्द में कराने की आवाजें, ये सारी आवाजें सब तरफ आ रही थी। बहुत सारी नर्सें थी, भागदौड़ कर रही थी, कम थी नर्सें लोगों के हिसाब से, मगर भागदौड़ करके अपना काम शांति से पूरा कर रही थी।
इन सब लोगों के बीच में एक इंसान था जिसका नाम था माइकल। माइकल भी को बहुत गहरी और गंभीर चोटें आई थी, इतनी गंभीर कि उसकी कमर से नीचे का पूरा हिस्सा, टांगों तक पूरा हिस्सा उसका पैरालाइज हो गया था, काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। अब सब आसपास यही बातें कर रहे थे, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आज ही क्यों हुआ, इसी फ्लाइट में क्यों होना था, मैंने ये फ्लाइट क्यों पकड़ी, मैं क्यों नहीं माना कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। सब अपने आप के अपने अंदर ये सारी बातें अपने आप को शिकार बना रहे थे। मगर ये जो माइकल जनाब थे, ये अपने आप को कुछ और ही लाइन पे सोच रहे थे। इनके पास जो नर्स बार बार आ रही थी, उनको वो नर्स बहुत खूबसूरत लगती थी, और वो ये सोचने की बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं करता, ये सब सोचने की बजाय वो क्या सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये नर्स मेरे से पट जाए। और वो ये सब बातें सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, और वो जो करता वो उसी तरफ करता, और सब उसको बोलते तेरा दिमाग खराब है, ऐसे मौके में तुझे ये सब सूझ रहा है, हालत देख हम सबकी, और जीने का पता नहीं कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, और तू ऐसी बातें कर रहा है। मगर वो अपनी बात पे डटा रहा, वो अपनी पॉजिटिव थॉट पर, अपनी अपनी विजेता पर, अपने ऊपर अपने बिलीफ रखता रहा और सोचता रहा। 1.5 साल बाद दोनों की शादी भी हुई। ये है विजेता का माइंडसेट। आप जो हुआ हो गया, अब आगे मैं क्या कर सकता हूं इसको बेहतर करने के लिए, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उस शिकार के पंजे में मत रहिए, आगे निकलिए, आगे बढ़िए। ये मैं आपको अभी दिखाती हूं। इससे पहले ये पहले वाला क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट इफ समवन कट्स यू ऑफ इन द ट्रैफिक। आप सड़क पर जा रहे हैं, मान लीजिए, मैं सिर्फ इसी बात को पकड़ के अभी बात करती हूँ, आप हाईवे पे जा रहे हैं। हाईवे पे हम सबको पता है हमारी स्पीड थोड़ी तेज होती है, हम तेज स्पीड से हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से हमारे साइड से, लेफ्ट साइड से, गलत साइड से गाड़ी आती है, स्पीड पे आती है, जोर से काटते हुए, क्लोज कट करते हुए आगे निकल जाती है। आप एकदम से घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं, एकदम से अपने आप को वापस संतुलन में लेकर आते हैं। गाड़ी तो बहुत आगे निकल गई दूसरी, मगर आपका एकदम से गुस्सा निकला बाहर, और शायद उस गुस्से में आप 2-4 गालियां भी बोल जाएंगे, चाहे अगले को सुन रही है नहीं सुन रही। होगा ऐसा? चैट में मुझे बताइए, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। आप शायद 2-4 गालियां वहीं पर बक जाएंगे। मगर क्यों बोली आपने वो गालियां? ये जो आपको जो गुस्सा आया उस वक्त, ये सिर्फ आपकी ऊपरी तह है। वो जो गुस्सा आपका वहां पे रहा, वो आपके ऊपर का हिस्सा है जो बाहर निकल कर आया है। दरअसल उसके अंदर जो वजह है वो बहुत गहरी है, और वजह ये नहीं है कि अगला गाड़ी ऐसे लेकर गया। अगला तो मैंने जैसा बताया, अगला आपके हाथ में नहीं है, कोई भी लेकर जाएगा। वजह उसकी जो है वो नीचे बहुत गहरी जा रही है, पानी की सतह से भी नीचे, जैसे इस आइसबर्ग में जा रही है, और वो वजह है डर। आप इसलिए आपको गुस्सा आया क्योंकि आप डर गए थे। अगर गाड़ी आप नहीं संभाल पाते, अगर उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकरा जाती, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, आपकी फैमिली साथ में थी, अगर आपकी फैमिली को कुछ हो जाता, आपकी गाड़ी को बड़ा नुकसान हो जाता, ये जो डर है, ये डर दरअसल में आपके गुस्से का कारण था, ना कि वो आदमी, ना वो इंसान जो गाड़ी एकदम से तेज लेकर गया। सहमत हैं कि आप सब मुझसे इस बात पे? बिल्कुल। तो ये आपका जो एंगर है, ये आइसबर्ग की तरह है। पानी के अंदर जो हमें बर्फ का वो टुकड़ा दिखता है दूर से, जो हमें लगता है कि पानी पे तैर रहा है, वो दरअसल पानी पे तैर नहीं रहा होता, वो बहुत नीचे तक मजबूती में जा रहा होता है। और अगर हम उसको हिलाना चाहते हैं, टाइटैनिक शिप हमने सबने सुना था, अगर शिप इस आइसबर्ग से टकरा जाती है तो उस आइसबर्ग को, उस बर्फ के टुकड़े को पानी में नहीं हिलाती, शिप डूब जाती है। वो शिप इसलिए डूबती है ना, क्यों वो ऊपर से उसे टकराई, क्योंकि शिप का नीचे का हिस्सा उस मजबूत हिस्से से जाके टकराया, जो कि उस पानी, जो बर्फ के तह के नीचे तक जा रहा है, पानी में बहुत नीचे तक जा रहा है, जो हमें नजर नहीं आ रहा। अगर वो दूर से देख ले तो शिप अपना रास्ता बदल लेती है, उसको हिलाने की कोशिश नहीं करती। आपको भी अपने अंदर नीचे तक वो क्या फीलिंग है जिसकी वजह से आपको वो गुस्सा आया, उसे पहचानना है। पहले आप उस फीलिंग को पहचानेंगे, फिर आप उस फीलिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। गुस्से को नहीं कंट्रोल कर सकते हम, गुस्सा आना नॉर्मल है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा ही, मगर आप उस गुस्से को किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, वो डिसाइड करता है आपका 90%। तो आपने तह तक जाना है और उसे पहचाने, जैसे हमने पहचाना इस तह में था फियर। तो अब आप क्या करेंगे, सॉरी, अब आप ये जो तह है, जो तह का जो मैंने फियर का आपको रीजन बताया, वो बन गया आपका एंगर बटन। ये है, किसी ने वो बटन दबाया,
आपका वो जो फीलिंग है वो आगे बढ़ी और आपका गुस्सा भड़ास से बाहर निकल आया। अब आप, टाइम देती हूँ मैं आपको 5 मिनट का, सोचिए आपके वो एंगर बटन क्या है वो आपके अंदर घुसे हुए, आपके वो राज, राज कहूंगी मैं क्योंकि आप किसी से वो बात नहीं करेंगे, आप दिखाना नहीं चाहेंगे अपने किसी को, मगर क्या है वो आपके राज, क्या है वो आपकी कमजोरी जो आपको डर पैदा करती है या आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग देती है कि मेरे साथ दूसरे के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, कंपटीशन की फीलिंग देती है, या आपको किसी बात पे शर्म आएगी। क्या है वो आपके एंगर बटन, वो लिखिए। वो एंगर बटन जो आपके वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स के साथ हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स के साथ हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ हो सकते हैं, आपके अपने घर में भी हो सकते हैं। ये एंगर बटन आपको क्या फील करवाते हैं और ये एंगर बटन है ही क्यों? सबसे पहली बात, क्यों है ये आपके एंगर बटन? क्यों कोई वो नब्ज दबाता है और आप एकदम से बौखला जाते हैं? एग्जाम्पल देने के तौर पे मान लीजिए मेरा एंगर बटन की अगर बात करें तो मैं कहती हूँ गैजेट। मैं जब अपने बेटे को आईपैड पे या उसके फोन पर खेलते हुए देखती हूँ मैं एकदम से बौखला जाती हूँ, मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो मेरा वो ट्रिगर दब गया, मेरा वो एंगर बटन दब गया। ये एंगर बटन मुझे कैसा फील करवाता है? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा चीखने का दिल करता है उसके ऊपर। और ये एंगर बटन क्यों है मेरे लिए? दरअसल उसकी वजह है डर। मैं डरती हूँ कि कहीं ये गलत रास्ते पे ना चल पड़े, मैं डरती हूँ कि कहीं ये पढ़ाई से इसका दिमाग ना हट जाए, मैं डरती हूँ कि इसके मार्क्स कम ना आए, इसके मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे तो ये क्लास में फेल हो जाएगा, साल रिपीट करना पड़ेगा, साल रिपीट करने पड़ेगा तो क्या होगा, इतनी लंबी जिंदगी में एक साल क्या चीज है, नहीं मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरा बेटा फेल हो गया। दरअसल रीजन ये है, इससे पहले जो मैं आपको कह रही थी वो असली वजह नहीं थी। दरअसल वजह यह है कि मेरे अंदर शेम है, शर्म है, एम्बैरेसमेंट है मुझे कि मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो मेरा असली रीजन वो है, तो मुझे उस रीजन को पहचानना है। अब आप 5 मिनट लीजिए और अपने उस रीजन को पहचानिए, ये तीनों सवाल आंसर करिए। फियर इज वन, ऐसे बहुत सारे हैं, कौन से और इमोशंस हैं? अपने पास लिखिए, अपने कागज पर। बिल्कुल, शेम, फियर, इमोशन सारे हमारे इमोशंस ही हैं। मगर जैसे मैंने आपको कहा, ये जो एंगर बर्फ के तहे के ऊपर दिख रहा है एक टुकड़े की तरह, वो हमारा एक्टिव इमोशन है, काम वही आ रहा है, नजर वही आ रहा है, मगर दरअसल उसके नीचे जो वजह है, दरअसल असली वजह है, वो हमारा पैसिव इमोशन है। उम्मीद करती हूँ आप सबने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जब गुस्सा आना शुरू होता है, आपको अपने बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर पता लग जाता है, शरीर में, कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपके शरीर में। क्या आपको ये सब कभी आपको याद आता है? आपको जब गुस्सा आता है ये सब होता है? कई बार पेट में ऐसा लगता है खिंचाव आ रहा है। सबके साथ हो सकता है, अलग अलग हो, जरूरी नहीं है सबके साथ ये सब कुछ होता होगा, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, मगर अपने आप को अंदर ही अंदर, चीखने से पहले, चिल्लाने से पहले पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है।
पेट में खिंचाव होना शुरू होता है, हमारे हाथ अपने आप ऐसे दबने शुरू हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा घबराहट होनी शुरू हो जाती है, कई बार हो सकता है पसीना आना शुरू हो जाए, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम रियलाइज नहीं करते, अगले से बात करते हुए तो हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत नम्रता से बात कर रहे हैं, मगर हमारी आवाज में बहुत जल्दी फुर्तीली आ जाती है, उन आवाज की वॉल्यूम बढ़ जाता है, सिर दर्द होना शुरू हो सकता है, हम जल्दी इधर उधर चलना शुरू कर देते हैं, हमें हर चीज में हमें ऐसा लग रहा है हमारी आंखों में लाल रंग उतर रहा है, किसी भी चीज पे ध्यान देना मुश्किल होता है, जो हमारे बाएं हाथ का काम होता है वो भी हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है और हमारे जो शोल्डर्स हैं ये ऐसे होने शुरू हो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, ये रिलैक्स्ड है। हमारे शोल्डर्स अगर हमें पता नहीं लग रहा मगर ऐसे ऐसे होने शुरू हो रहे हैं तो मतलब हमें टेंशन हमारी बढ़नी शुरू हो रही है, ये सब टेंशन है। तो अगर आपकी सर्वाइकल का पेन है, आपकी बॉडी में जितने पेन है ये सब लिंक्ड हैं, ये सब आपकी एंगर से, आपके क्वालिटी ऑफ कंट्रोल से लिंक्ड हैं। ओके, चैट में पढ़ते हैं, एम्प्टी स्टमक में एब्सोल्युटली खाली पेट है तो आपको गुस्सा आ रहा है और उल्टा भी होता है, मतलब कि वो एक आपका रीजन है, भूख आपके गुस्से का एक बटन है, वो भूख आपका हॉट बटन बन गया है। तो आपको पता है कि अगर आप ज्यादा देर भूखे रहे तो आपको गुस्सा आएगा, तो अपनी भूख को ज्यादा देर कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? कुछ भी उठाइए, एक छोटी सी भी चीज उठाइए, बिस्किट उठाइए, कुछ भी उठाइए, उठाइए, खाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको पता है आगे बढ़ गया तो शायद आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आप आइडेंटिफाई करिए आपकी बॉडी में क्या हो रहा है ऐसा जो आपको आइडिया दे रहा है, हिंट दे रहा है कि गुस्सा आना शुरू हो रहा है। उस हिंट को पहचानिए और इससे पहले की बात बिगड़े, जो हमने बताया था कि वो पहुंच जाएगी रोड रेज के लेवल पे, मारपीट के लेवल पे, उस लेवल तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही उस बात को खत्म करिए। वुल्फ, हम सब के अंदर दो भेड़िए हैं, क्या ये आप मानते हैं बात को? हेडेक आता है, यस, सबके अलग अलग आएंगे, हम सबके अंदर दो भेड़िए हैं और यही कहानी एक बाप अपने बेटे को सुना रहा होता है जिसको बहुत गुस्सा आता है। वो बेटे के अंदर बहुत एंगर मैनेजमेंट का इशू था, मतलब उसको गुस्सा कंट्रोल करना अपना नहीं आता था और बाप चाहता था एक बहुत कम उम्र से उसको वो ये चीज सिखा दे, उसको एक गुण सिखाए कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो वो उसको बोलता है कि हम सब के अंदर दो वुल्फ होते हैं, एक अच्छे वाला भेड़िया और एक बुरे वाला भेड़िया। बेटा कहता है कि अच्छा पापा, मगर एक दिमाग में दो भेड़िए रह सकते हैं? वो कहते हैं, बाप कहते हैं नहीं रह सकते बेटा, एक ही रहेगा और एक ही आगे बढ़ेगा। कहते तो कौन सा आगे बढ़ेगा? जिसको तुम ज्यादा खाना खिलाओगे। ज्यादा खाना खिलाओगे मतलब कि अगर तुम बुरे भेड़िए को ज्यादा खाना खिलाओगे, ज्यादा ध्यान दोगे तो बुरा भेड़िया बढ़ता जाएगा, और अगर अच्छे भेड़िए को ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा खाना खिलाओगे तो वो भेड़िया बढ़ता जाएगा। बेटा कहता है अच्छा पापा, मान लो मैं अच्छे भेड़िए को नहीं ध्यान देना चाहता, मैं बुरे भेड़िए को ध्यान देना चाहता हूँ, मैं उसी को ध्यान देता हूँ, मैं उसी को खाना खिलाता हूँ, मान लो वो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो हो भी गया तो मेरे को क्या करेगा? मैं भेड़िया थोड़ी ना हूँ, भेड़िया तो मेरे दिमाग में है मगर मैं तो भेड़िया नहीं हूँ, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? बाप कहता है अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है? कहता है हाँ। अब तुम एक काम करना, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम ये कील उठाना और ये हथौड़ी उठाना और सामने वो जो लकड़ी का हमारी दीवार बनी हुई है हमारे गार्डन के आसपास, बगीचे के आसपास, उस पे जाके एक कील ठोक देना जब भी तुम्हें गुस्सा आए। कहते हैं दिन में एक बार? कहते नहीं, जब भी आए, दिन में जितनी बार भी आए तुम्हें गुस्सा, तुम उस दीवार पे, लकड़ी की दीवार पे जाके वो कील ठोक देना। बेटा कहता है ठीक है। बेटा जाता है, कील ठोक देता है, करते करते एक दिन में वो दीवार पूरी कीलों से भर जाती है। वो अगले दिन बाप को बोलता है पापा मैंने आपने जैसे बोला मैंने किया। बाप बोलता है अच्छा दीवार भी भर गई है, कोई बात नहीं, आज तुम ये सारी कीलें निकाल दो। कीले निकाल दूं? बिल्कुल। कीले निकाल देता है बेटा, कीले निकाल कर आता है बाप को, कहता है पापा ये आपने मुझसे क्यों कराया? कहते हैं बेटा ये दीवार जो है तुम्हारी जिंदगी है, जब तुम्हारा भेड़िया दिमाग का बड़ा होता जाता है बुरे वाला, वो तुमसे इस तरीके से कील उस दीवार में तुम्हारी जिंदगी में घुसवाता जाता है। तुम उस कील को तो निकाल लोगे, मगर कील निकालने के बाद तुमने देखा वहां क्या था? हाँ पापा, पूरी दीवार पे छेद थे। वो ही छेद तुम्हारी जिंदगी में भर जाते हैं, छेद हो जाते हैं तुम्हारी सेहत में, छेद हो जाते हैं तुम्हारी खुशी में, और छेद हो जाते हैं सफलता में। तो आप किस भेड़िए को बढ़ाना चाहते हैं? किस भेड़िए को ध्यान देना चाहते हैं? अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने दिमाग में कुछ अच्छी बातें को आगे बढ़ाइए, अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स की हमने बात करी थी, अफर्मेशंस की बात करी थी, उन बातों पर ध्यान दीजिए। अपनी बॉडी को फिट रखिए, स्ट्रेंथन करिए। कई बार अगर हमारी बॉडी में ताकत उतनी नहीं है और अपनी ताकत से ज्यादा हमें काम करना पड़ता है, हम थक जल्दी जाते हैं, हमें उससे भी गुस्सा आता है, जैसे भूख की हमने बात करी थी।
वो भी अपनी बॉडी पे ध्यान देने की बात है। आप भूख लगने से आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो आपके अंदर ताकत कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है और काम करना पड़ता है तो चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। अपने आप से पांच तक क्यों 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 करेंगे, तब जाके आपको फाइनल आंसर अपना मिलेगा। जब मैंने आपको एग्जांपल शेयर करी, मैंने 5 बार आपसे बोला, मैंने अपने आप से पूछा उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो क्या हो गया? भूख लग रही है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। भूख बर्दाश्त नहीं होगी तो क्या होगा? मेरा गुस्सा बढ़ता जाएगा, मेरे अंदर ताकत कम होगी, ताकत कम होगी तो क्या होगा? मैं काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा, काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? मेरे परफॉर्मेंस में फर्क आएगा, मुझे आगे अप्रेजल नहीं मिलेगा, मेरे बॉस के आगे मेरा इंप्रेशन खराब होगा, मुझे आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा। दरअसल वजह यह, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वो है असली वजह। ये गुस्सा, भूख लगना वजह नहीं है असली, भूख के नीचे भी और वजहें हैं। क्या है वो असली वजह? उस तक पहुंचिए। अपने आप से 5 बार तक सवाल करेंगे तब जाके आपको सही जवाब मिलेगा। वो 5 सवाल अपने आप से करिए और उनसे अच्छे जवाब ढूंढिए, और अच्छे जवाबों के लिए आपको क्या करना है? अपने दिमाग को, अपने भेड़िए को वो ही खिलाइए। अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए, बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज करिए। ये हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि पहले हमारे, अब मैं वापस आती हूँ हमारे बाप दादा के जमाने पर। उनके जमाने में गाड़ियां वगैरह कुछ नहीं होती थी, हर जगह चल के आना जाना, सारी मेहनत खुद करना, उनकी बॉडी अपने आप फिट रहती थी, ध्यान रखती थी। हम वो सब नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना और जरूरी है। अपने लिए एक ऐसा गोल तैयार करिए जो बहुत बड़ा है। जी हाँ, हमें वास्तविक गोल जरूर देखने हैं, मगर वास्तविक गोलों से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आप कहीं तक तो पहुंचेंगे। छोटे देखेंगे तो छोटी जगह तक ही पहुंचेंगे, उसके बाद आपको लगेगा अब क्या करूं। और जब आपको लगेगा मुझे बार बार अपने बड़े बड़े गोल बनाने पड़ते हैं, तो आप शायद गोल्स बनाने से ही भाग जाएंगे। आप अपने लिए लक्ष्य ही नहीं तय करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे यार ये रोज की सिरदर्दी मुझसे नहीं होती। तो अपने लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य जरूर रखिए। लक्ष्य रखने पर, एक बच्चा है जिसके मार्क्स स्कूल में टीचर बोलती है ऐसे लिखिए, पैराग्राफ लिखिए इस बात पे कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। बच्चा लिखता है मैं बड़ा होकर एक पायलट बनना चाहता हूँ। टीचर उसको फेल कर देती है, कहती है अपनी हैसियत में रहकर सपने देखो। पायलट कभी बन सकते हो तुम? अपनी अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो और फिर बात करो। बच्चा बहुत ही नाराज हो जाता है। इसको दोबारा लिख कर लेकर आओ, दोबारा सोचो क्या बन सकते हो और उस हिसाब से लिख कर लेके आओ, तब मैं आगे ज्यादा मार्क्स दूंगी, अच्छे से लिखो जाके। बच्चा बहुत उदास घर आता है, अपने बाप के पास जाता है, कहता है पापा मुझे ऐसे ऐसे मैम ने बहुत गुस्सा किया आज कि मैंने ऐसा सपना लिखा, तो मैं क्या सपना लिखूं अपना? कहते तुम बनना क्या चाहते हो? मैं पायलट ही बनना चाहता हूँ, मगर मैम ने बोला अगर मार्क्स और चाहिए तो मेरे को अपना सपना बदलना पड़ेगा। बाप कहता है बेटे ये तो तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो, अपना सपना बदलना चाहते हो या नहीं, ये तो तुमको देखना है, मैं कैसे कह सकता हूँ, तुम्हारा सपना है। बच्चा कहता है ठीक है। अगले दिन स्कूल जाता है, कहता है मैम आप मेरे वही मार्क्स फाइनल कर दीजिए जो आपने कल दिए थे, आप मेरे वही मार्क्स रख लीजिए अपने रजिस्टर में, मैं अपना सपना नहीं बदलूंगा, सपना मैं रख लेता हूँ। तो अपने अंदर वो विश्वास लाइए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आगे का सोचिए, बड़ा सोचिए, उधर तक नहीं कहीं तक तो पहुंचेंगे। छोटा सोचने से तो हम छोटा ही रहेंगे। अपने लिए एक रोल मॉडल देखिए, कौन है ऐसा इंसान जिनमें आप देखते हो कि बड़ा देखा उन्होंने और बड़ा पाया, उन्होंने क्या किया ऐसा, और उन्होंने भी एकदम नहीं किया होगा, कहाँ से शुरू हुए, क्या वो छोटी छोटी चीजें करी उन्होंने जो अपने आप को ऊपर तक लेकर आ पाए। क्या मैं वो कर सकता हूँ? क्या वो आदतें मैं अपने अंदर अपना सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ? अपने लिए ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपका मेंटोर बन सके। और फिर अगर टेंशन फिर भी दिमाग में चल रही है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, कम नहीं हो पा रही है, तो किसी इंसान से जाके बात करिए जिस पे आपको विश्वास है। अपने आसपास हमें ऐसी संगत रखनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, जो हमारी बात सुनने को तैयार होती है अपने काम छोड़ के। तो ऐसा जिसको आपके ऊपर विश्वास हो, जिसपे आप विश्वास हो, उनसे जाके अपना दिल खोलकर बात करिए। दिल खोल के बात करने से दिल का बोझ जो है वो कम होता है, ये हम सबको पता है। और फाइनली लास्ट में जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है वो है कम्युनिकेट। बात करिए, बात करना बहुत जरूरी है, मगर ये जो पहले मैंने बात करना बोला इससे फर्क है, वो तो हमने जनरल में बात करी। अब बात देखते हैं हमारे काम में। काम में ये कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया और बोला ये 5 बजे तक मेरे पास रिपोर्ट तैयार होकर आ जानी चाहिए। आपने काम शुरू कर दिया उस पर, 4 बज गए हैं और आपको लग रहा है कि अभी भी रिपोर्ट खत्म करने में आपको 2-3 घंटे और लग जाएंगे, और 5 बजे तक तो किसी भी हालत में रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती। अब आप क्या करेंगे? कोशिश करो
पता है 7 बजे से पहले तैयार नहीं हो पाएंगे, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ, अभी से लग जाता हूँ, जुट जाता हूँ, बॉस को भी तो दिखेगा मैं काम कर रहा हूँ। और आप काम करते रहते हैं 5 बज जाते हैं, 5:15 बज जाते हैं, 5:30 बज जाते हैं, बॉस इंतजार कर रहा है, बॉस को तो नहीं पता आपको क्या दिक्कत आ रही है। और बॉस फाइनली आपके पास आके आपको डांटते हैं कि मैंने 5 बजे बोला था ना, तुम कभी कोई काम टाइम पर नहीं कर सकते, मेरी इतनी जरूरी रिपोर्ट थी, मुझे आगे भेजनी थी, अब तो सब खत्म हो गया काम, क्या फायदा अब। और आपको बॉस डांटते हैं, अब क्या होगा, आपका काम से ध्यान हट गया, आपको अपने ऊपर अफसोस होना शुरू हो गया, शायद अब आप विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। हाँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता बॉस हमेशा सही है, मगर क्या यहीं पे बॉस की गलती थी? क्या वो बॉस, मैंने बताया 10% में आते हैं आपकी परिस्थितियां कि आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, 10% में आती हैं, मगर आपके हाथ में क्या आता है? आप 4 बजे जाकर अगर बॉस को ये बोलते कि मुझे लग रहा है कि ये 5 बजे तक मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, अभी ये कर चुका हूं, ये बाकी है, ये सब करने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे और चाहिए, तो आप बताइए मैं क्या करूं? तो आपको लगता है कि इस वक्त बॉस आपको डांटते? अगर आप उन्हें ये बता देते कि आप क्या क्या कर चुके हैं उसकी तरफ रिपोर्ट पूरी करने के लिए आपने कितनी मेहनत डाल दी है सही दिशा में, अब आप अगर आपको बॉस को आके 4 बजे खुद ही बता देते, क्या बॉस आपको डांटते? क्या बॉस की डांट की वजह से आपका दिन खराब होता? आप विक्टिम माइंडसेट में जाते? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने वो पहल नहीं करी जाके बॉस को खुद बताने की कि ये मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, अब आप बताइए मैं क्या करूं। सहमत है कि आप मेरे से? क्या आप मानते हैं आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप वो पहल करें अगर आपकी तरफ से आपको लग रहा है आप पूरा नहीं कर पाएंगे, या कि ये सोचना कोशिश करता हूं, बोल दूंगा कोशिश तो कर रहा था नहीं हो पाया? पहला वाला ऑप्शन बेटर है। अब मान लीजिए, अब हम बॉस की तरफ से बात करते हैं, बॉस ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप पहुंच गए बॉस के पास, आपने बोला कि नहीं हो पाएगा, 2-3 घंटे और लगेंगे, बॉस ने कहा कि फिर तो आज तो काम नहीं हो पाएगा लगता है, ये चलो मैं देखता हूं कि मैं इस काम को कल के लिए कैसे डालूं, मगर मुझे कल ये काम बहुत जरूरी सुबह सुबह चाहिए, तो तुम 9 बजे आ जाना। बोलते हो ठीक है 9 बजे कल दफ्तर पहुंच जाना, मुझे कल काम बहुत जरूरी करना है। अब 9 बजे दफ्तर में बॉस तो पहुंच जाते हैं, आप नहीं पहुंचे, और बॉस आपको फोन करते हैं, आप कहते हैं सर मैं रास्ते में ही हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये पास की रेड लाइट पे ही खड़ा हूँ, बस आ रहा हूँ, पार्किंग कर रहा हूँ, बस ऊपर ही आ रहा हूँ। आप ये सब बातें बॉस से कर रहे हैं, मगर आप ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं बॉस के पास, और बॉस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फिर बात आगे बढ़ती गई, तो बॉस ने आपको डायरेक्शन दिया और आगे से आपको ये जवाब आया, और आप बोलते हैं बॉस का क्या है, उनको तो हर चीज की हमेशा जल्दी रहती है। यही सब एम्प्लॉयज का माइंडसेट रहता है, बॉस को तो हर चीज की जल्दी रहती है। तो एज अ बॉस आपको अपने टीम मेंबर को बोलना है कि 9 बजे आना है, तो एक दिन पहले बोले कल ये काम जरूरी करना है, 11 बजे तक काम पूरा करना है, तो तुम्हें क्या लगता है हम इसको कैसे कर रहे हैं? अब ये देखते हैं, आप बॉस होकर आप ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी टीम मेंबर के साथ कि हम करना है और ये 11 बजे तक सबमिट करना है, 10 बजे का टाइम है, 10 बजे आके तो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा, क्या कहते हो? हाँ बॉस आप सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि अगर हम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंच जाए तो हम काम कर सकते हैं, चलो ठीक है फिर 9 बजे मैं पहुंचता हूँ, तुम हो गए यहाँ पे कि मैं थोड़ा लेट आऊँ? नहीं सर मैं 9 बजे यहाँ पर हूँ, आप आ जाना। अब वो एम्प्लॉई आपका वो टीम मेंबर दफ्तर पहुंचा होगा, क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल दी, हम काम कैसे पूरा करेंगे 11 बजे तक, आपने उसको बोला हल तुम निकालो, उसने खुद अब वो आपको हल निकाल कर दिया कि हम 9 बजे आते हैं और हम आकर यहाँ बैठ के मिलकर काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जो आपका टीम मेंबर है वो खुद 9 बजे टाइम पर पहुंच पाएगा? और शायद वो आपको आके फोन कर रहा होगा, बॉस मैं ऑफिस में हूँ आप कहाँ हैं, शायद आप बोल रहे होंगे बस पहुंच रहा हूँ, पार्किंग कर रहा हूँ, सिग्नल पर हूँ, या 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लगता है आपको ऐसा होगा? तो ये सोचिए कि किसी भी दिक्कत में, किसी भी परेशानी में आप अगले को उस परेशानी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। अगर आपको उनसे काम चाहिए, उनको कैसे हिस्सा बना के उनकी सोच के हिसाब से क्या चीज सही और कैसे करना चाहिए और वो कैसे पूरा कर पाएंगे, आप उनको वो ताकत दे रहे हैं कि काम मुझे ये चाहिए, तुम बताओ तुम कैसे पूरा कर दोगे। अगर वो आप उस काम से सहमति है आपको, तो आप उन्हें आगे गो हेड कर सकते हैं और वो फिर वो काम अच्छे से होगा, टाइम पर होगा। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे अपने पॉइंट को एक दूसरे के आगे रख रहे हैं, कितनी अगले को ये फीलिंग दे रहे हैं कि तुम भी जरूरी हो, ये सारा आपकी कम्युनिकेशन है जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा एक हद तक। ये केस देखते हैं इसी बात को आगे लेते हुए। अभिलाष है जो कि अभी अभी नया नया काम ज्वाइन किए 6 महीने पहले, वो मार्केट में प्रिंस हॉलमार्क को प्रमोट करता है। उसका मैनेजर उसके पास एक दिन आया और उसको बोला कि मुझे तुमसे मदद चाहिए।
और अभिलाष को अगले क्वार्टर में, अगले 3 महीनों में 2 गुना करना है बिजनेस। अब अभिलाष क्या करेगा? अभिलाष को स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी कि 3 महीने में 2 गुना बिजनेस करना है, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ काम कैसे करना है, नया हूं मैं कैसे एकदम से करके दूं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा, यही सारी सोच उसके अंदर आनी शुरू हो गई और उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो गया। उसका हार्ट स्टार्टेड रेसिंग, तेजी से दिल धड़कना शुरू हो गया और उसके दिमाग के अंदर 2 बातें आई कि ये तो हो ही नहीं सकता, या ऑप्शन क्या है, नौकरी है, काम तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? मान लीजिए आप अभिलाष हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे कि बहुत सॉरी ये तो नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल काम है, या मेरे पास ऑप्शन क्या है, करना तो पड़ेगा? क्या करेंगे आप? चैट में बताइए मुझे। कोशिश करेंगे, नंबर 2 ऑप्शन। तो अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो यू हैव नो चॉइस बट टू डू इट। अपनी कोशिश करना, ट्राई करना एक नेगेटिव वर्ड है, आप इसको हटा दीजिए, बोल दिए यस बॉस, ओके बॉस, मैं करूंगा। कोशिश करूंगा मतलब आप पहले से ये कर रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, पक्का नहीं है होगा कि नहीं होगा। कोशिश का मतलब ये होता है। मैं ट्राई करूंगा मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं अपनी पूरी, मगर पक्का नहीं है होगा कि नहीं होगा। आप पहले से ही वो स्टेज सेट कर रहे हैं, तो आप ये वर्ड आज से नहीं इस्तेमाल करेंगे, करूंगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि करना है तो करूंगा, होएगा नहीं होएगा वो बाद में देखेंगे, अभी तो करिए, अभी तो करना शुरू करिए। आप अपने दिमाग को ही नेगेटिव फीड नहीं करेंगे, पॉजिटिव फीड करेंगे। और अगर आपने पॉजिटिव फीड कर लिया और ये कहते हैं कि कोई चॉइस नहीं है, करना तो है ही है, जब करना ही है टारगेट बनाएंगे और करेंगे। जब करना ही है तो फिर बिना क्रिप करे करिए। फिर अपने आप को शिकार मत बनाइए, शिकार मत समझिए। मैं क्या करूं, नौकरी है, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। नहीं, नौकरी आपके पास, आपको चाहिए वो नौकरी, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तो मजबूरी नहीं है वो आपकी चाहत है। तो आपके पास चॉइस है, मगर आपको सही चॉइस लेना है, और आपका सही चॉइस ये है कि मुझे ये करना है। और करना है तो बिना किसी को ब्लेम करिए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी के आगे कोई शिकायतें करे, वो काम को करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। ये ऐसे ही चलना है, मेरे को करना है, एक्सेप्ट करिए और उससे खुशी खुशी करिए। जल्दी से काम पे ध्यान दूंगा, बिल्कुल यही आपको माइंडसेट रखना है। और इस चीज के लिए हमें चाहिए पेशेंस। अपने आप को वश में रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव सोचने के लिए हमें अपने अंदर सब्र, हमें अपने अंदर सहनशीलता बढ़ानी है। अंडा है, अंडे में से मुर्गी तो चाहिए, मगर अंडे के ऊपर मार देंगे, अंडे को तोड़ देंगे तो मुर्गी तो नहीं निकलेगी ना। मुर्गी तो अपने टाइम से ही निकलेगी। तो जब मुर्गी निकलेगी तब मुर्गी निकलेगी, तब तक हम क्या करेंगे? शांति से ही बैठेंगे ना। गाय है तो है, शांति रख ली और आगे बढ़ गए। लेकिन जब गाय नहीं है तो हम बरस पड़े। तो अपने अंदर ये सहनशीलता बढ़ाइए, अपने अंदर ये सब्र बढ़ाइए। अब देखते हैं कि आपका सब्र का लेवल कहां पर है। आइडेंटिफाई करिए, वापस से आप 5 मिनट लीजिए अपना पेपर और अपने कलम पर, सोचिए कि आप कब कब अपने सब्र को, अपनी सहनशीलता को खो देते हैं। ऐसी क्या चीजें होती हैं जिनकी वजह से आप सब्र को या सहनशीलता को खो देते हैं? क्या कोई आपको बुरा बोलता है तब आप खो देते हैं? कोई कोई आप कई चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही तब खो देते हैं? क्या है वो चीजें? दोनों पहले 2 पॉइंट में आप ये लिखिए, कब करते हैं और कैसे, क्या चीजों की वजह से करते हैं। तीसरे पॉइंट में आप ये लिखिए कि जब आप पेशेंस लूज कर देते हैं तो आप करते क्या हैं? कि आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या आप दूसरों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या आप बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, एकदम से गुमसुम हो जाते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते। ये भी एक गुस्सा दिखाने का तरीका है, गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका। कई लोग बहुत चीख कर दिखाते हैं, कई लोग एकदम से चुप होकर दिखाते हैं। क्या करते हैं आप? ये अब आप लिखिए। पहले ये 3 लिखिए, फिर हम अगले 3 पर जाएंगे। चुप हो जाता हूं, बिल्कुल, कई लोग चुप हो जाते हैं।
डन? ओके, तो अब अगले 3 सवालों पर जाते हैं कि आप अपने आप से सब्र रखने का मतलब क्या होता है। क्या आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपको मालूम है कि अगर अपने आप में सब्र रखना है, अपने आप से के अंदर सहनशीलता बढ़ानी है, तो उसका मतलब क्या है? अगर ये कर पाएंगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा, आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप अपने आप के साथ पेशेंट रह पाते हैं, और आप क्या कर सकते हैं अपने आप को पेशेंट बनाने के लिए। अब आप ये 3 सवाल पे ध्यान दीजिए और इनका जवाब लिखिए। बिल्कुल, बैड मैनर्स, साइलेंट मूड, वर्क, यस। अभी अगले 3 सवालों पे ध्यान अपना लेकर जाते हैं। अपने आप से पेशेंट होना, अपने आप से सब्र रखना, सब्र दिखाने का क्या मतलब? सब्र दिखाना नहीं, अपने आप में सब्र रखना है, उसका क्या मतलब है? आपको सब्र रखने से क्या फायदे होंगे और इन फायदों से कैसे आप पेशेंट बन सकते हैं अपने अंदर? गोल अचीव हो पाएगा, बिल्कुल आपका गोल अचीव हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पेशेंस लेकर कैसे आए। आप सबने अपने जवाब लिख लिए होंगे, आप सबको अपनी अपनी परिस्थितियों में पता है आप कैसे हैं और आप कैसा बनना चाहते हैं। वो आप पहले तो गैप आइडेंटिफाई करिए, कहाँ है और कहाँ जाना चाहते हैं। ये गैप हमेशा रहता है हर चीज में। कहाँ आपका पेशेंस लेवल है और आप उसे किस लेवल पर लेकर जाते हैं। ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो कभी कोई लेकर नहीं आएगा। तो आप उसको किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, वो आइडेंटिफाई करिए। और वो आइडेंटिफाई कर कर आप अपने अंदर वो बढ़ाना शुरू करिए। कैसे, देखते हैं। आदत डालिए अपने आप को कुछ देर रोकने की। सब्र रखिए, पूरी बात होने दीजिए अगले की, थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक माँ अपनी बच्ची को 2 सेब देती है कि ये लो, सेब खा लो, और एक तुम खा लो, एक मुझे वहां सेब पड़े हैं लेकर आओ, एक तुम खा लो, एक मुझे दे दो। बच्ची भागते जाती है, दोनों सेब उठा लाती है अपने दोनों हाथों में और आके माँ को दिखाती है। माँ अपना हाथ आगे करती है कि बेटा एक सेब मुझे दे दो, मगर बेटी एक सेब से अपने मुंह में काटती है और फटाफट से, इससे पहले कि माँ उसके हाथ से ले, दूसरे सेब को भी अपने मुंह से काट लेती है। माँ बहुत ही उदास हो जाती है कि मैंने अपनी बच्ची को क्या सिखाया, ये कैसी बड़ी हो रही है, बड़ी होकर कैसी बनेगी। मैंने कोई चीज मांगी तो इसने मेरे हिस्से, माँ के हिस्से की चीज भी रख लिया और कर लिया। मैं क्या कर रही हूँ? और अपने आप को सोचना और ब्लेम करना शुरू कर दिया। सोच ही रही थी, कितनी देर में बच्ची ने बोला, माँ तुम ये वाला सेब ले लो, ये ज्यादा मीठा है। तो अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखिए। एकदम से कूदिए मत सोचने के लिए क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने किया, इसका जरूर कोई मतलब होगा इसको करने के लिए, जरूर इसको मेरे से कोई काम होगा, जरूर ये चाहता होगा कि मेरे को नीचे दिखाना चाहता होगा, जरूर ये मेरे से आगे बढ़ना चाहता होगा, जरूर इसका कोई अपना हिडन मोटिव होगा। ये सब सोच मत लेकर आइए अपने दिमाग में। अपने आप को थोड़ा इंतजार कराइए, थोड़ी वेट करिए। स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। जो काम जरूरी नहीं है उसे मत करिए, कुछ नहीं होगा। याद है हमने टाइम मैनेजमेंट में बात करी थी, कौन से हैं वो आपके बड़े पत्थर, कौन से हैं वो छोटे कंकड़, क्या है रेत और क्या है पानी। पानी पहचानिए क्या है। अपने टाइम को पानी की तरह मत बहाइए उस कामों पर। और जो भी आप करते हैं, बी माइंडफुल, थोड़े से अपने अंदर अपनी सोच रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सचेत रहिए अपने अंदर कि आपको क्या चीजें हैं जो आपको इम्पेशेंट बना देती हैं, आपके अंदर गुस्सा जल्दी लेकर आती हैं, आपकी सहनशीलता को खत्म करती हैं। पहचानिए अपने हॉट बटन्स को, पहचानिए अपने ट्रिगर पॉइंट्स को। वो ट्रिगर पॉइंट्स आपकी पेशेंस को खत्म करते हैं। और फाइनली, जब भी आपको ऐसे घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वो फीलिंग्स आनी शुरू हो रही है, पेशेंट इम्पेशेंट होना शुरू हो रहे हैं। गुस्से का सबसे पहला लेवल होता है इम्पेशेंट। उस लेवल पे वो इम्पेशेंट, गुस्सा नहीं होता, इम्पेशेंस ही होती है। तो उस लेवल पे अपने आप को पहचानिए क्या फील हो रहा है और अपने आप को रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के लिए गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। शायद हमने पिछली बार भी इस बारे में बात करी थी। चलिए एक बार फिर से वो गहरी सांस लेते हैं। 3 बार गहरी सांस लेंगे। जब गहरी सांस लेंगे, सांस अपने मुंह से अंदर लीजिए और अपने पेट को बाहर निकालिए। सांस लेते वक्त मुंह से या नाक से, जहां से आप कंफर्टेबल हैं उसको लीजिए, और पेट आपका बाहर आना चाहिए। और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगी। सांस अंदर जाएगी, पेट बाहर आएगा, और आपकी सांस बाहर निकलेगी तो पेट आपका अंदर जाएगा। 3 बार ये करिए।
मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ये खाली एक मेडिटेशन या योगा या उसका संन्यास लेने का तरीका नहीं है। ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे कि जब आप ऐसे खुलकर सांस लेते हैं, आपके खुल के फेफड़े आपके खुलते हैं, आपकी जो सांस है, जो ऑक्सीजन है, वो आपकी अंदर खुल के जाता है, आपके नसों को काम करता है और आपकी टेंशन को कम करता है। माइंडफुलनेस बहुत आजकल ये वर्ड चल रहा है, तो माइंडफुलनेस होता क्या है कि आपका दिमाग, माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि दिमाग को चीजों से भरा हुआ है, दिमाग को चीजों से भरा हुआ है या दिमाग में क्या चीज भरनी है उसका आपको ध्यान है, उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। एक वो एबिलिटी आपकी जो आपको अभी और इसी वक्त की सोचने पे मजबूर करती है। आगे क्या होगा, कल क्या हुआ, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों, क्या करेगा, मैं ये करूंगा तो वो क्या कहेगा, मैंने ये कहा था तो उसने क्या कहा था। ये सारी बातें जो हैं ये माइंड फुल करने वाली बात है, दिमाग को भरने वाली बात है। माइंडफुलनेस इज कि आप अपने दिमाग को खाली करके सिर्फ जरूरी बातों से भरते हैं जो उस वक्त जरूरी है, आगे पीछे की बात नहीं है। So mindful is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we are doing, and not overly reactive or overwhelmed by what's going on around us. हमारे साथ अभी क्या हो रहा है और उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, सिर्फ उसी बारे में आप अभी के अभी सोचिए, आगे पीछे नहीं। माइंडफुलनेस अभी और इसी वक्त, बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ, अभी इसी क्षण में रहिए, आगे पीछे का क्षण भी मत सोचिए। अगर मैं अभी कर रही हूँ तो आपका ध्यान इस वक्त सिर्फ मैं क्या बोल रही हूँ और आप क्या सुन रहे हैं, उसके अलावा किसी और बात पर नहीं होना चाहिए। याद करिए मैंने आपको कहा था कौन सा वाला खिलौना आप बनना चाहते हैं, कान में छेद, दूसरे कान में छेद, कान में छेद और मुंह में छेद, या सिर्फ कान में छेद। माइंडफुलनेस का मतलब है सिर्फ कान में छेद। तो यहीं पर इस मोमेंट में रहिए, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तभी आपका सचेतन बना रहेगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच किस दिशा में जा रही है, आप उस दिशा में उसे लेकर जा रहे हैं, उसे सही दिशा में लेकर जाइए। जो चीजों का अब फायदा नहीं है, पुरानी हो गई हैं, अब उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। बातों को पकड़कर बैठने से उसका कोई फायदा नहीं है, हमें कोई आगे उसका हल नहीं मिलने वाला है। कल किसी ने कुछ बोला, कल गया, रात गई, बात गई, उस बात को खत्म करिए। एम्पैथी, एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी और सिंपैथी दो शब्द हैं। सिंपैथी मतलब कि किसी के साथ दया दिखाना, किसी को समर्थन देना। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है, आप वहां जाके उनसे ये कहते हैं कि आप, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। आप उन्हें दया दिखा रहे हैं, आप उनके साथ उनको समर्थन दे रहे हैं, आप उन्हें सिंपैथी दे रहे हैं। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी आप नहीं कह सकते मैं समझ सकता हूं आपके साथ क्या हो रहा है। इस मौके पे अगर आप ये बोलेंगे तो आपको जवाब आएगा तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं हुआ। बिल्कुल आप नहीं समझ सकते, मगर जब आप समझ सकते हैं उसे एम्पैथी कहते हैं, जो शायद उनके फैमिली मेंबर्स समझ सकते हैं। तो एम्पैथी वो चीज होती है जब आप एक इंसान की तरह दूसरे इंसान का दर्द समझ सके और उसे अपने अंदर महसूस कर सकें। तो आपके कॉलीग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है और वो आपको आके बोलते हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, और आप उनका दर्द समझ के उनको उसके ऊपर उनके लिए क्या सही रास्ता होगा वो देखने में मदद करें। आपने नहीं रास्ता दिखाना, आपने उनको वो रास्ता देखने में उनकी मदद करनी है। जब आप वो कर पाते हैं तब आप एम्पैथी करते हैं। कंपैशन, कंपैशन भी एम्पैथी का ही एक पार्ट है। आप अगले के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, आप अगले का दर्द बांटने की अपनी इच्छा दिखा रहे हैं। प्रैक्टिस, मैंने आपको कहा था गाड़ी चलाना हम एक दिन में नहीं सीखते हैं, हमें बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। छोटा बच्चा चलना पहली दिन से नहीं सीखता, बहुत बार चल चल के चलना आता है। तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। जो आपको लगता है कि आपने नया शुरू करा है उसे करते रहिए, कोई काम नया सीखा है उसे घबराइए नहीं, उसे करते रहिए, आप सीख जाएंगे। जजमेंट, एकदम से नतीजों पर मत कूदिए। वो माँ कूद गई थी, मेरी बेटी कैसी बन रही है, और उसने अपने आप को 10 मिनट का सिरदर्द दे दिया। नतीजों पर मत कूदिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीजों को अपने आप सामने आ जाएंगे, फालतू सोचने की भी जरूरत नहीं है। नो गेनिंग, द फियर ऑफ डेथ फॉलोज फ्रॉम द फियर ऑफ लाइफ। अ मैन हु लिव्स फुल्ली इज प्रिपेयर्ड टू डाई एट एनी टाइम। डरने से, मरने से डर क्यों लगता है? क्योंकि जिंदगी खोने का डर लगता है। अगर जिंदगी नहीं होती तो ये डर आता क्या? नहीं। बोलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है इस बात को मानना, मगर इसका मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए परिस्थितियों के आसपास, कैसे अपने आप को
चेंज करना है, बदलना है, मोल्ड करना है उसके लिए। नो गुरु, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। पानी को आप जितना हाथ मारते रहेंगे वो और गंदा ही होता जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, 10 मिनट मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी। तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या है वो सबसे पहली चीज जिसकी वजह से आप अपना पेशेंस, अपना सब्र, अपनी सहनशीलता खोना शुरू कर देते हैं। आप वो आइडेंटिफाई करेंगे। वो जब होता है तो आपकी बॉडी में आपको क्या फीलिंग्स आनी शुरू होती हैं वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। आप अपने एंगर बटन्स आइडेंटिफाई करेंगे। क्या वजह से मुझे गुस्सा आता है? लोगों की वजह से, जिस तरीके से लोग मुझसे बात करते हैं, जिस तरीके से लोग मेरे साथ पेश आते हैं, या जब स्थिति मेरे हाथ में नहीं होती है। तो आप सोचिए कि आपको जिन चीजों की वजह से गुस्सा आ रहा है, क्या वो आपके 10% में आ रही है या 90% में आ रही है? 90% में आ रही है तो फिर किस बात का गुस्सा? आप कुछ करिए उसके बारे में और उसे बदल दीजिए। और अगर वो आपको 90% में नहीं आ रही और आपका वश नहीं है और 10% में है, तो किस बात का गुस्सा? वो आपके वश में ही नहीं है, तो टेंशन लेके गुस्सा करके क्या आप उसको बदल सकते हैं? अपने आप को ही खराब करेंगे। क्यों? वो आपको करने की जरूरत नहीं है। माइंडफुलनेस, सचेतन रहने से आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको नई इंफॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका दिमाग खुला है नई चीजों को अपनाने के लिए। आप जल्दी से जल्दी नई चीज में ढल पाएंगे। आप किसी भी स्थिति में अगर फंस जाते हैं तो उसका इलाज ढूंढने में, उसका आगे क्या रास्ता है वो निकालने में समर्थ रहेंगे। वाइटलिटी एंड इंक्रीजेस योर एम्पैथी फॉर अदर्स। अपने ये क्वेश्चन को बढ़ाने पर अपनी कोशिश जारी रखिए। इस नोट पे हमारा सेशन समाप्त होता है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, जैसे मैंने आपको कहा, आपके एंगर बटन क्या है, आपको स्ट्रेस किस चीजों से आता है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि आपको किन चीजों से आपका गुस्सा, आपकी सहनशीलता खत्म होनी शुरू होती है। आपको जब सहनशीलता खत्म होनी शुरू हो रही होती है तो आपको क्या फील हो रहा है? जब वो सहनशीलता बिल्कुल खत्म होगी और आप गुस्से की तरफ आगे ऊपर बढ़ रहे हैं, आप ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर अब क्या चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में? अब आपको क्या हो रहा है? आपकी सांस भारी हो रही है, आपका सिर फटना शुरू हो रहा है, तो मतलब आपका गुस्से का लेवल, पारा बढ़ता जा रहा है। उस पारे को कंट्रोल करिए, थर्मामीटर में मर्करी को नीचे लेकर आइए। पता लग गया है, अब आप एक्ट करिए। अगर आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर में फीवर 102 है, तो आप दवाई खाते हैं ना उसे कंट्रोल करने के लिए, या उसे 105 तक जाने देते हैं? उसी तरीके से पता लग गया है तो कंट्रोल करिए, दवाई खाइए और अपने आप को शांत करिए। वो दवाई क्या है? आपको अपने लिए खुद तैयार करनी है। तो अब आपको अपना डॉक्टर बनना है, अपने स्ट्रेस को, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। अपने जीन्स पर अपने बाप दादाओं की जायदाद नहीं है ये आपकी, आपको नहीं अपनाना है। आपको खुद बदलना है अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके सवाल, चैट पे जाते हैं पहले। एम्पैथी इज सहानुभूति, बिल्कुल। क्वेश्चन आंसर्स, चलिए क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने क्वेश्चंस तैयार रखे होंगे। मैं किसी खैरुद्दीन लिखते हैं, मैम मैं किसी का कुछ गलत देखता हूँ तो जल्दी गुस्सा आता है, मेरा कैसे कंट्रोल करूंगा? किसी का कुछ गलत देखता हूँ मींस आपके साथ गलत हो रहा है या कोई और किसी और के साथ गलत कर रहा है? अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप समझिए क्या गलत हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसा मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं अपने आप, अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। याद रखिए मैंने आपको कहा था, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप अगले को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके साथ गलत कर रहा है। क्या वो गलत अगले की नजर से गलत है? क्या वो गलत अगले की नजर से गलत है? आप पहले तो ये बताइए। अगर अगला उसे गलत नहीं देख रहा और आप उसे गलत कह रहे हैं तो तनाव तो वहीं आ गया। तो आप उसको तो नहीं बोल सकते कि अपना नजरिया बदल, आप अपना नजरिया बदल सकते हैं। सोच सकते हैं कि इसको ये चीज गलत क्यों लग रही है जो ये गलत कर रहा है मेरे साथ। समझिए, थोड़ी तह तक जाइए और उसका इलाज ढूंढिए। टाइम लगेगा इन सब चीजों को अपनी आदत बनाने में, मगर बनाना है। टाइम पे कुछ नहीं होता तो गुस्सा आता है, तो इसका मतलब आपको अपना टाइम मैनेज करना है। प्रसन्नजीत, अपना टाइम मैनेज करिए, गुस्सा अपने आप मैनेज हो जाएगा। जब सब कुछ टाइम पर होगा गुस्सा चला जाएगा। एंगर में लैंग्वेज कैसे कंट्रोल करूं? तो आपको पता लग रहा है कि आपको गुस्सा आना शुरू हो रहा है, और अगर ये आपने बहुत अच्छा अपना आइडेंटिफाई खुद किया है पॉइंट कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आपकी लैंग्वेज खराब होनी शुरू होती है, पता लग गया ना आपकी लैंग्वेज खराब होती है, तो अब अपने आप को हर बार याद दिलाइए, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चुप रहना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चुप रहना है, मुझे बोलना नहीं है। तो अब आप उल्टा करिए। और अगर आपकी आदत है कि आपको गुस्सा आता है तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं चुप हो रहा हूं, लेकिन अगले को कैसे पता लगेगा? मुझे आराम से अगले को बताना है।
चुप से आराम से बोलने आना मुश्किल नहीं होगा। चीखने से एकदम चुप होना मुश्किल हो सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा आराम करिए। मैं आराम से कैसे अपनी बात बोल सकता हूँ? गुस्सा, एंगर कंट्रोल करने का, हम ये नहीं कहते कि एंगर मैनेजमेंट का एम ये नहीं है कि आपके गुस्से को खत्म कर देना है। गुस्सा हम सब के पास, जैसे हमें खुशी फील होती है, जैसे हमें दुख महसूस होता है, वैसे ही हमें गुस्सा भी महसूस होता है, नॉर्मल है। अगर हमें खुश होने का हक है, अगर हमें दुख होने का कई बार मौके मिलते हैं और होना पड़ता है, उसी तरीके से गुस्सा होना भी हमारी जिंदगी का, हमारे इमोशंस का एक हिस्सा है। दिक्कत तब आती है जब ये हद से बाहर निकल जाता है। तो हद में कैसे रखें, ये आपको तय करना है। ताल लगाने, ओके, कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना है तो अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो अपने आप को याद दिलाइए कम बोलना है। कम बोलते हैं तो अपने आप को बोलिए थोड़ा सा बोलना है, ताकि अगले को पता चले मुझे किस बात का बुरा लग रहा है उनकी। अटेंशन ब्रेक हो जाता है, कंट्रोल कैसे करें? अटेंशन कैसे आपका ब्रेक हो रहा है? ध्यान गुस्से की तरफ जा रहा है। अब आपको पता है कि मेरा जब ध्यान गुस्से की तरफ जाता है, मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा। काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? मेरी परफॉर्मेंस पे असर आएगा। उसको लिंक करिए आगे। जब आप देखेंगे कि उसका अल्टीमेट नुकसान आपको क्या होगा, आप अपने आप को बदलेंगे। Someone scolds me without anger. Someone, हम फिर किसी और के हाथ में कठपुतली बन रहे हैं। Someone scolds me, मुझसे बुरा बोलते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है। अगले को अपना बोलने का तरीका ठीक करना चाहिए। हम नहीं करा सकते अगले का बोलने का तरीका ठीक। हम अपना नजरिया बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। हम उसके गुस्से को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर। अगला हमारे ऊपर चीख के बोल रहा है, हम बोल सकते हैं थोड़े शांत हो जाओ, दोबारा बैठ के बात करते हैं, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। आपने अपने आप को सिचुएशन से ही बाहर कर लिया। आप वापस बोले, याद करिए जो आपने गाय देखी थी पार्किंग लॉट में, क्या आप गाय से लड़ने बैठ गए? गाय ने आपको गुस्सा दिला दिया, मेरी पार्किंग की जगह थी, गाय क्यों आके बैठ गई? करेंगे क्या आप? क्या किया आपने? गाय को याद रखिए। जब गाय थी तो आप हंस के आगे चले गए कि थोड़ी देर हो सकता है आगे घूम के आते हैं, शायद गाय चली जाए। ये भी हो सकता है। कई स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो गुस्सा आता है। सही है आपका गुस्सा, गलत नहीं है आपका गुस्सा, मगर वो अपनी जगह सही है। उनको शायद वो सही लग रहा है इसलिए वो कर रहे हैं, उनका नजरिया है। हम उनके नजरिए पे कुछ नहीं कर सकते, हम अपने नजरिए को देख सकते हैं। क्या हमारा नजरिया सही है? वो सोचते होंगे कि इनको नहीं इस्तेमाल करना आता इसलिए हमसे चिढ़ रहे हैं, शायद वो ये सोच रहे होंगे आपके लिए। तो आप अपने आप को बदलिए। उसको वो आदत है, उसको वो इस्तेमाल करना है, करने दो। मैं अपनी सही आदत इस्तेमाल करूंगा, मैं सही तरीके से बोलूंगा। अगला अपने आप, आपकी, जब आप उसकी भाषा में बात नहीं करेंगे, अपनी भाषा पे स्टिफ रहेंगे, अगला अपने आप समझ जाएगा। हो सकता है आप आराम से अगले को ये बात बोल सकते हैं कि तुम जब ये मेरे साथ ये वाली लैंग्वेज करते हो इस्तेमाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना मुझे समझ आता है, मेरे से तो काम भी नहीं होता। अभी 10 मिनट रुको, मुझे पहले समझाओ ये सबका मतलब क्या है। देखो हमने टाइम कितना वेस्ट कर दिया। ये भी एक तरीका हो सकता है। गुस्सा कंट्रोल जो कर सकते हैं तो हो जाएगा, बिल्कुल। अगर आप कंट्रोल करना चाहें, मैंने आप सिर्फ एक बात याद रखिए, 3 हिस्सों में एक हिस्सा आप हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो लोग हैं, और तीसरा हिस्सा परिस्थितियां हैं। ना आप परिस्थितियां बदल सकते हैं, वो आपके 10% में है, आपके गोले के बाहर है। ना आप लोगों को बदल सकते हैं, वो 10% में आपके गोले के बाहर है। आप सिर्फ अपने आप को, अपने खुद को बदल सकते हैं। वो काम आपको करना है। अपने एंगर बटन्स, अपने ट्रिगर्स, इनको पहचानिए। क्या आप फील करते हैं अपनी बॉडी में, वो उनको सिम्टम्स लीजिए कि ये मेरा वार्निंग साइन है, मेरा वार्निंग साइन आना शुरू हो गया है, येलो लाइट दिखनी शुरू हो गई है। ग्रीन सिग्नल था, आप अपने गुस्से में आगे बढ़ते जा रहे हैं, येलो आना शुरू हो गया है, आप अपने आप को रोकिए। वार्निंग साइन आना शुरू हो गया, अपने आप को रोकिए। एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा होता है इसलिए गुस्सा आता है, बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन फिर किसका है? आपका। किसके कंट्रोल में है? आपके। किसको अपनी एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को सीमित करना है? आपने। तो सब घूम फिर के आपके ऊपर आ जाता है। ओके, सुपीरियर पर्सन इज इन एंग्री मूड एंड योर पर्सनल इंटरैक्शन इज अ प्रीफिक्स, देन व्हाट इज अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी? आपके सीनियर को गुस्सा आ रहा है, यही है आपका सवाल। सीनियर को गुस्सा आ रहा है और आपका जो खुद बात करने का तरीका है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब आप क्या करें? ठीक है, आपके पास क्या है? एक स्ट्रैटेजी होती है बॉस इज ऑलवेज राइट। वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, उनका 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 नजरिया है। क्या मैं भी उनको वापस से गुस्से में जवाब दूं, या मैं चिढ़ के चला जाऊं कि अब तो मैं काम नहीं करता, करवा कर दिखा लो? या उनको जो सही लगा उन्होंने किया, मुझे क्या सही लग रहा है? उनको गुस्सा आया, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या मैं भी वैसा बनूं? या हो सकता है उनकी परिस्थिति ऐसी हो जिसमें कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना जायज हो गया उनके लिए।
शायद वो परिस्थिति ऐसी हो जिसमें उनको लगा हो कि जब तक मैं गुस्सा दिखाऊंगा ही नहीं ये काम नहीं होगा, ये भी परिस्थिति हो सकती है। वहां पे गुस्सा करना एक चैलेंज है, वहां पे गुस्सा दिखाना एक जरूरत बन गई है। ईगो कंट्रोल कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है। कैसे करते हैं हम ईगो को कंट्रोल? ईगो क्या है? हम और मैं के ऊपर किसी को बनाइए। तभी मैंने आपको कहा था अपने से बड़ा एक गोल रखिए। आप फाइनल चीज नहीं है, आपको कहां पहुंचना है। इसका मतलब आप हमेशा ये मानकर चल रहे हैं कि मेरे से ऊपर बहुत कुछ अभी भी है। अगर आप मानेंगे कि गैप है तो आपका ईगो कंट्रोल होगा। और जब आप दूसरों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ काम कर रहे हैं, अपने आसपास एक इमेजिनरी बबल समझिए। सोचिए आपके पास एक वो एयर का बबल होता है, आप देखते हैं ना बलून की तरह, आप एक बलून से घिरे हुए हैं। आप उस बलून के अंदर वो हवा है जो बलून के अंदर है। कोई भी अगर कुछ आपको बोलेगा तो वो यहां तक आएगा, यहाँ पे लगेगा और चला जाएगा। पर्सनल मत लीजिए, किसी को आपसे जाति दुश्मनी नहीं है। अगर कोई आपको काम के माहौल में गुस्सा कर रहा है तो वो आपके काम करने के तरीके पे गुस्सा हो रहे हैं, आपके काम के नतीजे पे गुस्सा हो रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा नहीं हो रहे हैं। इस चीज में फर्क करना बहुत जरूरी है। आपके काम करने के तरीके पे गुस्सा हो रहे हैं, इसका मतलब आपके हाथ में है, आप उस तरीके को बदल सकते हैं। वो 90% आपके हाथ में है। वो आपके काम के नतीजे पे गुस्सा हो रहे हैं, नतीजा आपके हाथ में है। आप नतीजे को अगली बार दूसरी शक्ल दे सकते हैं, वो आपके 90% में है। मगर ये आप तब कर पाएंगे जब आप ये अपने आप को समझाएंगे कि ये मुझे नहीं बोल रहे। अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, आप पूनम को नहीं बोल रहे। आप ये सवाल पूनम से नहीं कर रहे, आप सवाल ये करें कि पूनम ने कहा है कि एंगर और स्ट्रेस का ये है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज के बारे में मुझे बताना है। आपको ये फर्क अपने अंदर लेकर आना है कि आपको नहीं बोला जा रहा, आपके किसी काम को या आपकी किसी चीज को बोला जा रहा है। वो काम या वो चीज आपसे अलग है और आपको वो काम को या चीज को आप बदल सकते हैं, उसको दूसरा रूप दे सकते हैं। तो आप दीजिए, वो आपके 90% में आता है। उम्मीद करती हूं मैंने आपके सवालों के जवाब दिए होंगे और आपको समझ आया होगा आपको आगे अपने लिए, अपनी परिस्थितियों में, आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ इसको कैसे अपनाना है, इसको कैसे एक हिस्सा बनाना है जिससे आपका कल बेहतर हो। Aurum Chain, India's leading chain manufacturer. Aurum Chain, Aurum Jewels Limited. पर आप भी बताइए, हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है? हमारे गहने प्रिंस एंड नाकोडा हॉलमार्किंग ग्रुप से हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे। हाँ, है ना? हाँ, ये देखो ये किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। ऑरम प्योरिटी चैलेंज। अगर आप साबित कर पाते हैं कि ऑरम द्वारा रिफाइन किए गए सोने की शुद्धता 99.50% से कम है या फिर इसमें कोई अशुद्ध धातु मिला हुआ है, तो ऑरम आपको देगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। ऑरम, श्योरिटी इन ओल्ड गोल्ड प्योरिटी।